हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन द जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं मॉस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लाइव क्लासेस, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उन सभी के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या फिर बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट मॉस के जो हमारे महा मैराथन क्लासेस हैं वो हमने कंप्लीट करा दी है। वो हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस मेरठ पर अवेलेबल है। वहां जाकर आप अपने मैराथन क्लासेस को भी देख सकते हैं और वहां पे अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर यूनिट नंबर लास्ट तक मैंने जितने भी आपके इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स को वहां पे डिस्कस किया हुआ है। आई होप अगर आप उस क्लासेस को देख लेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपका जो मोस्ट सब्जेक्ट है उनके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं। इन सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी है और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे और साथ ही साथ आप अपने एग्जाम में 100% पास हो जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कुछ हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर निकाले हैं। इन सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर की, जिसमें क्या है हमारा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें कि बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में कि हमारे जो भार होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे भार होते हैं, जिसमें कि हमारा अचल भार क्या होता है, चल भार क्या होता है, अच्छे भार, अनुप्रस्थ भार, तनाव भार, संपीड़न भार, ये क्या कौन कौन से हमारे भार होते हैं, इन सभी के बारे में क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में। भार के प्रकार के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट? भार के प्रकार। मैंने आपको बताया था हमारे जो भार होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनके टाइप्स हमारे होते हैं, प्रकार हमारे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट, जिसमें कि इसमें देखा हमने कौन कौन से भार होते हैं हमारे, डेड एंड लाइव लोड। ठीक है, इसी की तरह बात करेंगे नेक्स्ट हमारे क्या है, ट्रांसवर्स एंड एक्सियल लोड। और इसी के साथ हमारा तीसरा क्या है, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड। ठीक है, तो तीन टाइप्स के बेसिकली हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे यहाँ पर लोड्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, डेड एंड लाइव लोड के बारे में। डेड एंड लाइव लोड हमारा क्या होता है, सपोज डेट हमारी कोई एक बॉडी है। ठीक है, ये हमारी कोई बॉडी है, ये बॉडी हमारी कैसी है, एक स्टेटिक कंडीशन में, मतलब स्थिर अवस्था में है। कैसी अवस्था में स्टूडेंट? हमारी स्थिर अवस्था में हमारी कोई बॉडी है। ठीक है, अब स्थिर अवस्था में उसके ऊपर अगर हम कोई भी लोड को लगाते हैं, ठीक है, जब हमारी कोई वस्तु एक स्थिर अवस्था में होती है तो उस समय उसके ऊपर लगने वाले जितने भार होते हैं उन सब भार को क्या बोला जाता है, इसको अचल भार यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, कैसे? ये हमारे यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड है। ये कौन सा भार होगा स्टूडेंट? हमारा अचल भार। अचल भार वे भार होते हैं जब हमारी बॉडी एक स्थिर अवस्था में होती है और उस पर लगने वाले जो भी हमारे भार होते हैं उनको अचल भार यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, सपोज दैट हमारी कोई एक बॉडी है। ठीक है, और ये बॉडी क्या कर रही है स्टूडेंट? मूव कर रही है। ये क्या कर रही है स्टूडेंट? हमारी बॉडी मूव कर रही है और उसके ऊपर हमारा कोई भी लोड लग रहा है। ठीक है, जब हमारी बॉडी कैसी है स्टूडेंट? हमारी गति अवस्था में या फिर स्थिर अस्थिर अवस्था में हमारी कोई बॉडी है। ठीक है, अस्थिर अवस्था में अगर हमारे यहाँ पर कोई बॉडी है और उस समय इसके ऊपर कोई हमारा लोड लग रहा है, ठीक है, तो इस टाइप के लोड को क्या बोलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट? उसको चल भार के नाम से जानेंगे। कौन से भार के नाम से? चल भार, जिसको लाइव लोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी स्थिर अवस्था में होती है, फिक्स्ड होती है, उसके ऊपर लगने वाले जो हमारे भार होते हैं उसको अचल भार बोला जाता है। जब हमारी बॉडी एक मूविंग कंडीशन में होती है और उसके ऊपर लगने वाले जो भार होते हैं उन भारों को चल भार का नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि बात कर सकते हैं अचल भार, हमारे कोई घर है, घर के ऊपर हमारे घर जो बनी होती है दीवारों से बनी होती है, उसके बीच में हमारे चारों कोनों पर क्या लगे होते हैं? पिलर लगे होते हैं, कॉलम लगे होते हैं। अब उस कॉलम के ऊपर हमारा लेंटर डाला होता है, उसके ऊपर एक और मंजिल बनी हुई है, तो ऊपर का जितना भी भार होता है किसके ऊपर लगता है? हमारे कॉलम्स के ऊपर लगता है। लेकिन हमारा जो घर होता है वो एक स्थान पर रहता है। अब ये तो नहीं आज यहाँ पर है, कल अगले दिन और कहीं होगा। ठीक है, एक ही स्थान पर एक ही प्लेस पर रहता है और वहां पर वो एक स्थान पर खड़े खड़े उस लोड को कैरी कर रहा है, उस भार को उठाने का कार्य कर रहा है। तो ऐसे जो भार हमारे होते हैं जो एक स्थान पर हमारे स्थिर अवस्था में किसी बॉडी के ऊपर लगाए जाते हैं तो उसको अचल भार कहते हैं, जो चलते नहीं है। ठीक है,
लेकिन अब हमारी कोई बॉडी मूव कर रही है, सपोज दैट आपने देखा होगा हमारा फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर हमारे जो लोड्स होते हैं वो हमारे क्या करते रहते हैं, वैरी करते रहते हैं। कभी ज्यादा वजन का गाड़ी जा रही है, कभी कम वजन की गाड़ी जा रही है, कभी ज्यादा वजन की जा रही है, कभी कम वजन की जा रही है। तो वहां पे क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के ऊपर क्या हो रही है, उसमें हमारी लोड घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है, वो एक तरह से लाइव कर रही है, बॉडी हमारी क्या कर रही है, मूव कर रही है उस लोड के ऊपर, मतलब लोड्स हमारे क्या हो रहे हैं, हमारे एक मूविंग कंडीशन में, ठीक है। तो इसी तरीके से उन टाइप के लोड्स को चल भार के नाम से यहाँ पर जाना जा सकता है, चल भार और अचल भार, ठीक है। तो हमारे जैसे घर है, तो घर के ऊपर हमारा कोई सामान है, बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसका टोटल जो लोड है वो इतना ही लगेगा, वहां पर उतना ही लगने वाला है, वो बेसिकली यहाँ पे कम और ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी लोड की वैल्यू कम, हमारी घटती बढ़ती रहती है, इसलिए उसको चल भार के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट, सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक साफ्ट है इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट, हमारी कोई साफ्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमारे इसकी एक्सिस होगी, ये हमने इसकी यहाँ पर एक्सिस मान ली, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी एक्स एक्सिस होगी। तो यहाँ पे बात करेंगे, जब हमारी किसी वस्तु के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर हमारा जो लगने वाला भार होता है वो उसके अक्ष के लंबवत रूप में हमारा कार्य करता है, 90 डिग्री पर हमारा कार्य करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगे बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बल के नाम से जानते हैं, अनुदैर्ध्य भार के नाम से उसको जानते हैं, अनुदैर्ध्य भार, ठीक है। अनुदैर्ध्य भार क्या होता है कि जब हमारी किसी बॉडी के अक्ष के लंबवत अगर कोई भार हमारा कार्य करता है तो उसको अनुदैर्ध्य भार या इसको यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल लोड के नाम से यहां पर जाना जाता है, ठीक है। यदि बात करेंगे आप स्टूडेंट, सपोज दैट हमारा कोई साफ्ट है और इस साफ्ट की अक्ष हमारे यहां पर ये है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि किसी पिंड या अक्ष, किसी पिंड के अक्ष के समांतर अगर हमारा कोई भार कार्य कर रहा है, समांतर अगर हमारा कोई भार कार्य कर रहा है तो उस भार को क्या बोलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, अक्षीय भार के नाम से जानेंगे, ठीक है। किसके नाम से जानेंगे स्टो, अक्षीय भार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारी कोई बॉडी है, उस बॉडी के अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर अगर हमारा कोई भार कार्य करता है तो उसको क्या बोलेंगे, अक्षीय भार, या उसको एक्सियल लोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसी के साथ बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारी कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी है, अब बॉडी में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, इस तरीके से कोई एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स दो इधर लग रहा है, मतलब कह सकते हैं कि जब हम अपने किसी पिंड पर कोई दो समान तथा विपरीत दिशा में दो बल को लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, तो उस ये टाइप हमारे लोड्स क्या होंगे, इसको यहाँ पे स्टूडेंट तनन भार के नाम से इसको यहाँ पर जानेंगे, किसके नाम से, तनन भार के नाम से, कि जब किसी पिंड के, जब किसी पिंड पर, जब किसी पिंड पर दो समान और विपरीत दिशा में दो भार लगाए जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तनन भार के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बात करेंगे, जब हमारा कोई एक पिंड है या कोई हमारी बॉडी है उसमें दो समान एक ही दिशा में, एक ही दिशा में दो भार को लगाया जाता है तो उस भार को हम क्या कहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, इस भार को क्या बोलेंगे यहाँ पर, इस भार को यहाँ पर बोलते हैं क्या, इसको संपीड़न भार के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, संपीड़न भार के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है, जिसको कंप्रेसिव लोड यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। इसकी और भी डेफिनेशन हमारी हो सकती है, जब किसी पिंड के ऊपर एक भार को लगाया जाता है जिसके कारण उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो उसको तनन भार कहते हैं। जब किसी पिंड के ऊपर एक भार को लगाया जाता है जिसके कारण हमारी उसकी लंबाई में कमी होती है तो उसको संपीड़न भार भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे जो भार होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका डायग्राम भी आपको बनाना है और उसको लिखना भी है, ठीक है। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पार्श्व विकृति क्या होता है, पाइजन अनुपात क्या होता है, यंग मापांक आपका क्या होता है। इसमें की बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले पार्श्व विकृति के बारे में, ठीक है। पार्श्व विकृति क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 2 है, तो पार्श्व विकृति की बात करूंगा यहाँ पर, पार्श्व विकृति जिसको बेसिकली इंग्लिश में लेटरल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, लेटरल स्ट्रेन के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन के नाम से उसको यहाँ पर जानते हैं। तो बेसिकली हमारे पार्श्व विकृति जो होती है वो बेसिकली हमारी क्या करती है, पार्श्व विकृति को यहाँ पर स्टूडेंट डिफाइन किया जाता है डेल डी अपॉन डी, ठीक है। मतलब किसी भी हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, हमारा कोई एक बॉडी है, उस बॉडी के अगर हमारा डायमीटर में कोई हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, तो चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर का जो रेशो होता है उसको पार्श्व विकृति या लेटरल स्ट्रेन के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्या है, पॉइजन रेशो, पॉइजन रेशो की बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, किसके बारे में, पॉइजन रेशो के बारे में। पॉइजन अनुपात के बारे में बात करेंगे। तो पॉइजन अनुपात बेसिकली हमारा क्या होता है,
पॉइजन अनुपात को यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं, 1/m या म्यू से इसको डिनोट किया जाता है, 1/m या म्यू से इसको डिनोट करते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू, ये क्या होता है हमारा लेटरल स्ट्रेन, पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति, और क्या होता है अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है, पॉइजन रेशियो यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं पार्श्व विकृति अभी हमने पढ़ा था क्या, चेंजिंग डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर अपॉन चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो होता है हमारा क्या कहलाता है, एक तरीके से हमारा पॉइजन रेशियो यहाँ पे हमारा कहलाता है। ठीक है, इसको आपको डिफाइन करके लिखना है। इसी तरीके से बात करेंगे यंग मापांक के बारे में, किसके बारे में, यंग मापांक के बारे में। तो यंग मापांक क्या होता है आपका, यंग मापांक की बात करेंगे, जिसको बेसिकली यंग मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, यंग मॉडुलस के नाम से उसको यहाँ पर जाना जाता है, यंग मॉडुलस। ठीक है, तो यंग मॉडुलस बेसिकली हमारा क्या होता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं हमारा जो स्ट्रेस हुक के नियम से हमारे यहाँ पर आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर के स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है हमारा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसमें हम बात कर सकते हैं यहाँ पर क्या, स्ट्रेस क्या होता है हमारा, प्रतिबल होता है, क्या होता है हमारा प्रतिबल, और नीचे क्या होता है हमारा विकृति होता है। क्या होता है स्टूडेंट हमारा, विकृति। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट हमारा, विकृति होता है। ठीक है, इसमें बात कर सकते हैं प्रतिबल बेसिकली क्या होता है, हमारा लगने वाला लोड अपॉन एरिया। ठीक है, और हमारा क्या होता है स्टूडेंट, हमारा चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, E बराबर हमारा क्या मिल जाता है यहाँ पर, P इंटू के L अपॉन A इंटू के डेल L। अगर यहाँ पे हमको डिफरेंस ऑफ लंबाई हमको निकालनी होती है, वैसे तो फॉर्मूला हमारा यही है यंग मापांक का, लेकिन हमको डेल एल की लंबाई निकालनी होती है, कितना वृद्धि होगा, तो हमारा कितना हो जाता है, पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, ये वाले उस पर मैंने आपको बताया था, इस पर आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दैट विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल विकृति का वक्र आरेख बनाइए। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारा जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील के लिए हमको क्या बनाना है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, किसके लिए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की अगर मैं बात करूंगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की अगर हम बात करेंगे किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, किसके लिए बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील। ठीक है, तो माइल्ड स्टील के लिए हमारा स्ट्रेन स्ट्रेन डायग्राम मैंने आपको बनवाया था, किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये क्या होगा हमारा स्टूडेंट, यहाँ पर स्ट्रेस होगा, प्रतिबल, और ये क्या होगा जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या होगा स्टूडेंट, हमारा स्ट्रेन होगा, दिस इज द स्ट्रेन, जिसको बेसिकली ऑप्शन नोट से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसको वक्र बनाने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था इसमें इस तरीके से आपको वक्र बनाना है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्लेक्शन करना है, फिर स्टूडेंट तरीके से लेकर जाकर इसको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, या थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे इसको बनाया जाता है। इसमें कि हमारा पॉइंट्स हमारे यहाँ पर होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट हमारे यहाँ पर होता है दैट इज द ओ पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट होता है, यहाँ पे हमारा बी पॉइंट होता है। ठीक है, ये बी पॉइंट होता है, ये सी होता है, यहाँ पे डी होता है, यहाँ पे हमारा ई होता है, और ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर आगे जाके फ्रैक्चर कर जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर कि हमारे पॉइंट्स को किस तरीके से आपको लिखना है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट अगर 0 से ए की बात करेंगे, पॉइंट 0 से ए की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट हमारा होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट को ही हमको दर्शाता है। प्रोपोर्शनल लिमिट हमारी क्या होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट हमारी ये होती है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, लोड लगाते हैं, जिसके कारण उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। हमारा जो प्रतिबल होता है वो हमारे विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको हुक्स लॉ के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाएंगे उतना ही हमारे क्या होगा, प्रतिबल की वैल्यू सॉरी हमारी विकृति की वैल्यू हमारी बढ़ती है, तो उसको प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बात करेंगे नेक्स्ट हमारा क्या होता है, पॉइंट बी, ए से बी की बात करेंगे यहाँ पर, पॉइंट ए से बी। तो पॉइंट ए से बी की अगर मैं बात करूंगा, पॉइंट ए से बी हमारा क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, इसको इलास्टिक, इसको यहाँ पर इलास्टिक लिमिट के नाम से उसको जानते हैं, किसके नाम से, इलास्टिक लिमिट। ठीक है,
इलास्टिक लिमिट मैंने आपको बताया था कि जब अपनी किसी बॉडी के ऊपर अपना फोर्स को लगाया जाता है तो बॉडी में हमारा क्या होता है, एक प्रत्यास्थता का गुण उत्पन्न हो जाता है कि जब हम उस बॉडी के ऊपर से अपने बल को हटाते हैं तो बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाती है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता का गुण हमारे बोला जाता है, प्रत्यास्थता का गुण इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा जो पॉइंट सी होता है, पॉइंट सी, इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, अपर यील्डिंग पॉइंट यहाँ पे इसको बोलते हैं, अपर यील्डिंग पॉइंट इसको यहाँ पर बोला जाता है। ओके, अपर यील्डिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, जहां पे हमारा एक अपने फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं जिसके कारण हम वहां पे लोड को रिमूव कराते हैं, तो बॉडी में हमारा डिफ्लेक्शन मतलब डिफॉर्मेशन फिर भी हमारा स्टार्ट रहता है, विकृति हमारी उत्पन्न होती रहती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अपर यील्डिंग पॉइंट हमें इसको बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट डी की बात करेंगे तो पॉइंट डी हमारा क्या होता है, लोअर यील्डिंग पॉइंट हमारे यहाँ पर होता है, लोअर यील्डिंग पॉइंट। ठीक है, लोअर यील्डिंग पॉइंट हमारे यहाँ पर होता है। इसी के साथ बात करेंगे पॉइंट ई के बारे में, तो पॉइंट ई हमारा क्या होता है, मैक्सिमम शियर मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू हमारी होती है, मतलब कि यहाँ पे अपनी बॉडी के ऊपर जितना बल को लगाया जाता है उतना वो मैक्सिमम हमारा लोड होता है, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे हमको कितना मैक्सिमम स्ट्रेस हमको देखने को मिल पाती है। तो यहाँ पे इतना लोड लगाती है जिसके कारण बॉडी हमारी क्या कर जाती है, फ्रैक्चर करना स्टार्ट कर जाती है। तो हम इस वाले पॉइंट को नोट कर लेते हैं, किसके लिए, अपना सेफ्टी के लिए। ठीक है, जिसको एफओएस फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। तो पॉइंट ई के बारे में बात करेंगे, पॉइंट ई, तो पॉइंट ई क्या होता है हमारा स्टूडेंट, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस इसको यहां पर बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट एफ हमारा जो होता है, पॉइंट एफ जो बेसिकली हमारा क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट, वो बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट। ये क्या होता है स्टूडेंट, हमारा फ्रैक्चर पॉइंट इसको यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉइंट्स विच आर हम इसमें स्टडी करते हैं अपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। ठीक है, आपको इस तरीके से बनाना है, इसके पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं, इसकी कार्यविधि लिखनी है, इसको क्यों बनाया जाता है, इसका बेसिकली क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर इसका यूज करते हैं, तो ये आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि एक इस्पात की, एक स्टील की 2 सेंटीमीटर व्यास की गोल छड़ पर 30 किलो न्यूटन का तनन भार लगा है, छड़ में तनन प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। यदि छड़ की लंबाई 30 सेंटीमीटर और इसका ई की वैल्यू दे रखा है इतना हो, तो छड़ की लंबाई में हुई वृद्धि की भी गणना कीजिए। ठीक है, चलिए तो हमको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर स्टूडेंट, डी इस्पात का 2 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, डी बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, छड़ पर 30 किलो न्यूटन का भार लगा हुआ है, टेंसाइल लोड लगा हुआ है 30 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डी बराबर कितना दे रखा है 2, और लोड की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको यहाँ पर 30 किलो न्यूटन। ठीक है, डायमीटर हमको कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर है, क्या है ये 2 सेंटीमीटर व्यास है, 2 सेंटीमीटर हमको क्या दे रखा है, व्यास हमको दे रखा है। ठीक है, लोड की वैल्यू 30 किलो न्यूटन दे रखी है। और इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट, क्षण में तनन प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। तनन प्रतिबल स्ट्रेस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यदि क्षण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, क्षण की लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, क्षण की लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हमको स्ट्रेस की वैल्यू भी हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्षण की लंबाई 30 सेंटीमीटर, ई की वैल्यू जो दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और क्षण की लंबाई में हुई वृद्धि भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू दे रखी है 2 × ई की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², और यहाँ पे आपको लंबाई में वृद्धि भी क्या करना, फाइंड आउट आपको करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि इसकी यूनिट्स हमको किस किस में दे रखी है। ठीक है, हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है ई की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm दे रखी है, तो यहाँ पे मोस्टली आपको क्या करना है, आपको सभी यूनिट mm में लेकर चलनी होगी, इसमें mm में लेकर चलनी होगी। तो 2 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, कितना हो जाएगा इसको, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं भाई, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1000 mm आपके यहाँ 1000 mm। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आपको आगे की तरफ काफी ज्यादा हेल्पफुल देने वाले होंगे। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर है तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की, तो 20 mm आपका यहाँ पर हो जाएगा, कितना 20 mm। इसी तरीके से हमारा 30 सेंटीमीटर है तो 10 से मल्टीप्लाई करें 300 mm आपका यहाँ पर हो जाएगा, कितना 300 mm इसकी लंबाई हमारी बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है, हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा कोई एक क्षण है। ठीक है, क्या है हमारी क्षण, व्यास दे रखा है ना इसका, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक हमारी क्षण है, लीजिए
ये क्या है, हमारी एक क्षण है इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर हमारा क्या लग रहा है, कोई लोड की वैल्यू को यहाँ पे लगा पा रहे हैं, ठीक है, हमारा पी लोड लग रहा है। इसकी जो लंबाई दे रखी है वो एल दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ पे अगर इसके ऊपर हम लोड को लगाएंगे तो इसके इसमें लंबाई में वृद्धि होती है, डेट इज द डेल एल। तो डेल एल की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर का, यह इसमें यहाँ पे बात कर सकते हैं 20 mm का इसका डायमीटर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जब अपना अपना फोर्स को लगा रहे हैं तो स्ट्रेस कितनी डेवलप होंगी। तो हम जानते हैं स्ट्रेस प्रतिबल बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो लोड अपॉन एरिया, एरिया निकालेंगे किसका, सिलेंड्रिकल का, तो कितना होता है π/4 d का स्क्वायर। क्या होता है π/4 d का स्क्वायर। तो लगने वाला लोड कितना है 30 किलो न्यूटन, तो 30 किलो न्यूटन का है, ठीक है। तो 30 इंटू 10⁻³ या 1000 हमने यहाँ पे लिख दिया। π/4 3.14 मल्टीप्लाई 4 ऊपर चला जाएगा। डी हमारा कितना दे रखा है 20, तो 20 इंटू के 20 हो जाएगा, ठीक है, डी का स्क्वायर। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना बचेगा, यहाँ पे आपको बचेगा 300 बटे 3.14। यहाँ पे आपको बच जाएगा 300 बटे 3.14 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी आपको इतनी, और इसको थोड़ा सा डिवाइड करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी कितनी, तो 300 डिवाइड बाई 3.14 दैट इज द वैल्यू ऑफ 95.54। तो 95.54 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, mm स्क्वायर होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। यूनिट हमने किस में लिया, mm में लिए। तो यहाँ पे हमको सिग्मा की वैल्यू भी हमको मिल गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, चेंजिंग लेंथ। तो हम जानते हैं क्या, डेल एल बराबर कितना होता है, ई अपॉन ए। क्या होता है, ई अपॉन ए आपका होता है, ठीक है। भाई पीछे मैंने भी आपको बताया था क्या, ई बराबर क्या होता है हमारा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पी इंटू के एल अपॉन ए के डेल एल। तो डेल एल इधर चला जाएगा तो ई हमारे इधर आ जाएगा, तो पी एल अपॉन ई ए, ठीक है। तो यहाँ पे लगाया गया लोड कितना है 30। अभी देखो हमने सिग्मा की वैल्यू को तो फाइंड आउट कर लिया, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, P अपॉन ए। P अपॉन ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई है 95। तो 95.54 इसको मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पर। लंबाई हमको कितना दे रखा है, लंबाई दे रखी है हमको कितनी स्टूडेंट, 300 mm यहाँ पे हमको दे रखा है, कितना 300 mm अपॉन ई की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁵, ई इंटू 10⁵ हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो डेल एल बराबर हमारे कितना हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे कितना आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 95.54 मल्टीप्लाई 300 इक्वल, डिवाइड करेंगे यहाँ पर 2 से, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 14331 इंटू 10⁻, ऊपर चला जाएगा तो -5, 1 2 3 4 5। तो डेल एल बराबर आपका मिल जाएगा 0.14331, कितना mm, कितना मिल जाएगा m। तो इतना यहाँ पे क्या होगा, हमारा वृद्धि होगा। डेल एल की लंबाई हमारी कितनी जाएगी, इतनी आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, इतना हमारा क्या हो जाएगा, इसमें वृद्धि हमारी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे इसमें लंबाई में वृद्धि हमको मिल जाएगी। चलिए तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th वाला है, समांतर अक्ष में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को परिभाषित कीजिए और सिद्ध कीजिए आई जेड जेड बराबर क्या होता है आई एक्स एक्स प्लस के आई वाई वाई, ठीक है। ये डेरिवेशन है, आपको यहाँ पर करना है, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में बात करूं तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 एक्सिस ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा x होगा, ये x डैश होगा, ये हमारा y होगा और ये हमारा y डैश, ठीक है। यहाँ पे हम उसको बनाएंगे तो एक फिर इस तरीके से हमारे इसको बना देते हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है कि हमारा एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर P। यहाँ पे कोई हमने कोई पॉइंट मान लिया, डेट इज द P। यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया हमने P, और यहाँ से इसको मान लिया O, ये मान लिया हमने A, ये मान लिया हमने B, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट होंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी x हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस हमारी y हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये भी हमारी y होगी, और इसी तरीके से ये भी हमारे यहाँ से क्या होगा, x होगा। क्लियर है। तो हमारा कोई पॉइंट है यहाँ पर P, और इसके कितने बिंदु होंगे, x, y हो जाएगा,
और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली हमारी कितनी होगी, यहाँ पर आर होगी। ये कितनी डिस्टेंस हमारी यहाँ पर आर होगी, ठीक है। अब ये जो बेसिकली छोटा सा हमने जो ऑब्जेक्ट माना है वो किसी एक पिंड के अंदर माना है। किसके अंदर माना है? पिंड के अंदर माना है। इस तरीके से हमारा कोई क्या होगा, एक पिंड हमारा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हमारा पिंड होगा जिसके अंदर हमने इसको यहाँ पर माना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे क्या, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, आर का जो स्क्वायर होगा वो बेसिकली कितना होगा भाई, ये वाला ट्राइंगल इसको मान लेते हैं, तो आर कर्ण बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। तथा डेल ए के लिए, मतलब छोटा सा हमारा एरिया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करेंगे। इसमें कि देखेंगे आई एक्स एक्स हमारा क्या आएगा, अगर हम आई एक्स एक्स के बारे में बात करेंगे तो कितना आएगा आई एक्स एक्स, तो हो जाएगा हमारा कितना स्टूडेंट, डेल ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस छोटे से डेल के लिए, मतलब छोटा सा हमने यहाँ पे जो पिंड माना है उस पिंड का क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, इसका एरिया को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आएगा छोटे से पिंड का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, आई एक्स एक्स के लिए, तो आएगा यहाँ पर आई एक्स एक्स। तो कितना होता है आई एक्स एक्स, मैंने आपको बताया था क्या, हमारा एरिया इंटू डिस्टेंस हमारा होता है, ठीक है। तो एरिया हमारा डेल ए एरिया है, ठीक है, इंटू तो डिस्टेंस हमारी कौन सी आएगी, वाई स्क्वायर आएगी, किसके लिए, एक्स एक्स के लिए, ठीक है। एक्स एक्स के लिए हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, हमारा वाई आएगा, ओके। इसी तरीके से बात करेंगे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इसके लिए वाई के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई के लिए तो हमारा कितना हो जाएगा, डेल ए इंटू के एक्स स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, डेल ए इंटू के एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ओके। और जो हमारा जेड एक्सिस पे आपको देख पा रहे हैं हमारा जो पॉइंट पी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई जेड जेड बराबर के कितना हो जाएगा, डेल ए इंटू के आर का स्क्वायर, ठीक है। डेल ए इंटू के कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा आर इसके स्क्वायर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब क्या क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे देखेंगे तो आई जेड जेड आपको फाइंड आउट करना, आई जेड जेड बराबर के डेल ए इंटू के आर स्क्वायर, समीकरण नंबर एक से इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा हमारा, एक्स का स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने देखा था ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या थी, एक्स आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना, डेल ए इंटू के एक्स स्क्वायर प्लस के डेल ए इंटू के वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डेल ए इंटू के एक्स स्क्वायर डेल इंटू के वाई स्क्वायर, ठीक है, ऊपर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, आई जेड जेड इक्वल टू डेल ए इंटू के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा आई वाई वाई प्लस के आई एक्स एक्स, ठीक है। डेल ए इंटू वाई स्क्वायर डेट इज आई एक्स एक्स, तो ये हमारा आई वाई वाई हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, दैट इज द आई जेड जेड इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस के आई वाई वाई। तो ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। ये हमारी का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है जो आपको यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स को प्रूव करना है, ठीक है। तो छोटा सा प्रूव बोला है, मतलब छोटा सा हमको सिद्ध करने के लिए बोला है, तो आप इसको पूरा थ्योरी लिखनी होगी, उसके बाद इसको प्रूव करना होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त आघूर्ण और आकृति मापांक को परिभाषित कीजिए, और उसके मात्रक भी यहाँ पर आपको लिखनी है। जड़त आघूर्ण क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आप सब लोग जानते हैं कि जब हमारी कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वह गति के दौरान वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। फिर बात कर सकते हैं कि वो अपनी अवस्था में परिवर्तन होने में असमर्थ होती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। इसको जड़त्व का नियम भी यहाँ पर बोला जाता है। यदि बात कर सकते हैं कि हमारी कोई जब वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक गति से गति कर रही है, वृत्तमार्ग पथ पर एक समान गति से गति कर रही होती है, तो अपनी उसकी गति हमारी तब तक डिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगी जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा पाए, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा पाए, वो हमारा क्या कहलाता है, एक तरीके से उसका जड़त आघूर्ण यहाँ पे हमारा बोलते हैं, ठीक है। तो किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का वह गुण जो उसकी वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है, उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, जड़त आघूर्ण यहाँ पर बोला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आई उसका आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के साथ साथ इसका मात्रक भी आप लिखना है, मतलब यूनिट हमारी क्या होती है, एम का 4 आपकी यहाँ पर आती है। आकृति मापांक जिसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है, आकृति मापांक, ठीक है। आकृति मापांक के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला लिखना है जिसको मॉडुलस ऑफ सेक्शन के नाम से यहाँ पर जानते हैं, जो हमारा क्या होता है, जेड बराबर के आई अपॉन वाई हमारे यहाँ पर होता है, जिसमें की बात कर सकते हैं किसी काट के अक्ष पर, किसी काट के केंद्र पर हमारा उस वस्तु का जड़त आघूर्ण तथा उससे उसकी जो अधिकतम दूरी होती है या न्यूनतम दूरी होती है
ठीक है, उसके बीच की जो हमारी दूरी होती है, ठीक है, उसका जो रेशो होता है हमारा क्या कहलाता है, आकृति मापांक इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आकृति मापांक इसको यहाँ पर बोला जाता है, जिसको z बराबर के I/y से इसको डिनोट करते हैं। ये आपको पढ़ना है। चलिए इसी के साथ बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चित्र में दिखाई गई टी काट का x अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हमारा टी सेक्शन है, हमारा 60 दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, यहाँ पे हमको 100 देना है। ठीक है, चित्र में दिखाई गई टी काट का x अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो कोई हमारा यहाँ पर टी सेक्शन है, सपोज दैट ये क्या है हमारा टी सेक्शन। ये क्या है हमारा टी सेक्शन है, जिसमें कि ये क्या कह रहा है, ये 60 mm यहाँ पर दिया हुआ है, हमको 10 mm। ठीक है, ये हमारा टोटल कितना दे रखा है, हमको 100 दे रखा है, और ये भी हमको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, इतना हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, फ्लैंज, इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले सेक्शन का क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकालेंगे। देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट का एरिया हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज द A1। A1 हमारा क्या होगा, 10 इंटू का 100, तो 10 इंटू के 100 हमारा हो जाएगा, डेट विल इक्वल्स टू 1000 mm का स्क्वायर आपको मिल। ठीक है, इसका हमारा गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, डेट इज द G1, और इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पे होगा, डेट इज द G2। पूरे का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो कहीं पे हमारा लाई करेगा, कैपिटल G। ठीक है, हमको पहले क्या करना है, इस सेक्शन का गुरुत्व केंद्र निकालना है, डेट इज द G1। तो G1 को निकालने के लिए हमारी जो डिस्टेंस होती है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको y1 के नाम से इसमें यहाँ पर जाना है, इसके नाम से y1। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा y1 होगा। तो y1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 को डिवाइड कर देंगे, 2 से आधा होता है, तो हमारा 50 mm आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, सेक्शन नंबर 2, तो सेक्शन नंबर 2 क्या है हमारा, देखेंगे आप स्टूडेंट, सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में हमारा एरिया हो जाएगा, डेट इज द A2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 इंटू के 10, कितना हो जाएगा, 60 इंटू के 10 आपको यहाँ पर हो जाएगा, डेट विल इक्वल्स टू 600 mm का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, y2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो y2 की वैल्यू हमारी जो होने वाली होगी, ध्यान देना, y2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से नीचे से अक्ष से लेकर चलेंगे, यहाँ तक का इसका आधा होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आधा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, y2 होगा। तो y2 ऑलरेडी हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है 100, और यहाँ से इसका आधा मतलब 100 प्लस 5। ठीक है, 100 प्लस 5, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 प्लस के कितना है, 10/2 हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस के 5, दैट विल बी इक्वल्स टू 105 mm आपका यहाँ पर y2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट, इसका हमको फाइंड आउट करना है कि इस पूरे सेक्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा G, उसकी डिस्टेंस हमारी यहाँ पर क्या होगी, इसको यहाँ पर मानते हैं स्टूडेंट क्या, y बार। ठीक है, इसको क्या मानते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, इसका y बार यहाँ पे मानते हैं, y बार। इसको क्या करना होगा, हमको निकालना होगा y बार को। तो y बार का बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं। ठीक है, y बार बराबर क्या होता है, a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। कितना होता है, a1 प्लस a2 हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है, क्या होता है, a1x1 प्लस a2x2। ठीक है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना y बार हमने निकाला है, वर्टिकल के रिगार्डिंग हमने सारी चीजों को देखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे y1 की जगह, सॉरी x1 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, a1y1 प्लस a2y2 अपॉन क्या हो जाएगा, a1 प्लस के a2, a1 प्लस के a2 आपका निकल आ जाएगा। ठीक है, जब हम अपना x बार निकालते हैं तब हमारा आता है क्या, a1x1 प्लस के a2x2 अपॉन के a1 प्लस a2 हमारा तब आता है। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे कि हम वर्टिकल के डिस्टेंस अपना y बार निकालेंगे। तो y बार में क्या होता है, a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2 हमारे यहाँ पर होता है। तो ये हमको नहीं निकालना, हमको केवल y बार आपको निकालना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है किसके एक्सिस निकालना है, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है। इसके अबाउट हमको यहाँ पे क्या करना है, इसका मूवमेंट, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा a1 की वैल्यू हमको कितनी निकल कर आई है। ठीक है, इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ इधर की साइड में। तो a1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, यहाँ पर देखेंगे तो a1 की वैल्यू हमारी कितनी है, a1 की वैल्यू हमारी 1000 है, कितनी है, 1000, 1000 गुणा y1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 50 दे रखा है, प्लस, ठीक है, फिर हमारा कितना दे रखा है, a2 की वैल्यू दे रखी है 600 इंटू
600 इंटू, और y2 की वैल्यू हमको दे रखी है 105, ठीक है, अपॉन यहाँ पे बात करेंगे a1 और a2। a1 हाँ a1 तो हमारा 1000 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस के a2 की वैल्यू हमको 600 दे रखी है, ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 600 हमको यहाँ पर दी हुई है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो सोल्व करके अपनी वाई बार की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो कितना हो जाएगा भाई, हमारा 50,000 हमारे यहाँ पर आ जाएगा ये, प्लस के किसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये, या मैं इसको सीधे सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आंसर हमारा कितना आएगा, तो 50,000 प्लस के हो जाएगा आपका 600 मल्टीप्लाई 105, डिवाइड करेंगे 1000 प्लस के 600, दैट इज द वैल्यू ऑफ 70.625 mm। तो यहाँ पे बाई बार की वैल्यू आपको कितनी निकल कर आएगी, 70.625 आपको निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे वाई बार हमारा जो आएगा कितना आएगा, 70 के आसपास आ रहा है ना 70। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, 100 है, यहाँ पे 50 होगा इतना, ठीक है, थोड़ा हमारा ऊपर की तरफ यहाँ पे लगेगा हमारा जी, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, दैट इज द आई, क्या निकालेंगे, आई एक्स के रिगार्डिंग अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, दोनों फ्लैंज की रिगार्डिंग, ठीक है ना, दोनों फ्लैंज की रिगार्डिंग अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। अब दोनों फ्लैंज के रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, हमको यहाँ पे स्टूडेंट H1 और H2 की वैल्यू को हमको फाइंड आउट होना चाहिए। H1 और H2 मतलब हमको हाइट हमको निकालनी होगी। तो हाइट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूले की बात करूंगा तो आई एक्स, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा जो निकल कर आता है वो क्या होता है, आई एक्स मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट वाले सेक्शन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, G1, ठीक है, प्लस के A1 H1 का स्क्वायर, प्लस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया G2 का, और प्लस क्या हो जाएगा A2 H2 का स्क्वायर, A2 H2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, H हमारी क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है, H क्या होगा स्टूडेंट हमारे यहाँ पर हाइट होगी। तो H1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो H1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, मतलब इसके बीच की जो डिस्टेंस हमारी होगी, यहां पर बात करेंगे, ध्यान देंगे, देखो यहां पर क्या होगा, इस पूरे फ्लैट मतलब इसकी जो हमारी हाइट होगी किसकी, इसकी और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर H1 होगा। तो ध्यान देंगे इसकी हाइट हमारी कितनी होने वाली है, देखो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको क्या बोलेंगे, H1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, H1, ठीक है। ध्यान देना यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, H1 होगी। अब H1 को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वाली डिस्टेंस मुझको मिल जाएगी, तो y बार में से y1 को माइनस कर देंगे तो H1 आपको मिल जाएगा ना। तो इसी तरीके से क्या करना है, H1 आपको निकालना है। फिर हमको क्या करना है, यहां से और यहां तक की जो हमारी हाइट है ये आपको फाइंड आउट करनी है, हमारी क्या होगी, H2 होगी। तो H2 बराबर आपका क्या होगा भाई, पूरे में से यहां तक में से क्या करेंगे, यहां से तक को माइनस कर देंगे, तो y2 में से, ठीक है, पूरा y2 में से क्या करेंगे, y बार को माइनस कर देंगे, तो हमको ये वाली डिस्टेंस हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे उसको यहीं पे कर देता हूँ साइड में, ठीक है, साइड में, चलो इधर ही कर देता हूँ मैं यहाँ पर, चलो मैं हाँ इधर ही कर देता हूँ साइड में, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, H1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो H1 बराबर क्या होगा, H1 की फाइंड आउट करनी है तो y बार माइनस के y1 होगा, कितना होगा, y बार माइनस के y1, ठीक है। तो y बार की वैल्यू कितनी है वो लिखेंगे, और H2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, y2 माइनस के y बार, y2 माइनस के y बार आपको मिल जाएगा, ठीक है। y2 पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और y बार यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो H1 H2 हमारे क्या होते हैं, हमारी हाइट होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हमारी हाइट होती है, बीच की दूरी। तो y बार हमारा निकल कर आया कितना, 70.625, ठीक है, 70.625 यहाँ पे लिखेंगे। तो 70.625 माइनस के y1 की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आई है, y1 की वैल्यू आपकी आई थी यहाँ पर 50, ठीक है, ये कितना आया, 50 निकल कर आया, ठीक है। इसी तरीके से y2 की वैल्यू की बात करेंगे, y2 की वैल्यू आई थी आपकी कितनी, 105, क्या था 105, माइनस y बार की वैल्यू कितनी है 70.625, यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा वो देखेंगे यहाँ पर। तो 70.625 माइनस के 50, तो 70.625 माइनस के 50 दैट विल बी इक्वल्स टू 20.625 आ जाएगा, कितना में, mm में आपका मिलेगा, ठीक है, ये कितना मिल जाएगा, mm आपको मिल जाएगा। अब इसकी बात करेंगे तो 105 माइनस के 70.625 दैट इज द वैल्यू ऑफ 34.5
0.375 दैट इज द mm आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे H1H2 की वैल्यू हमको मिल गई, H1H2 की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा सेक्शन नंबर फर्स्ट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम फाइंड आउट करें तो कितना होता है, बी एच की पावर 3/12। कितना होता है, बी एच की पावर 3/12। ठीक है, तो बी हमारी क्या होती है, विड्थ होती है, एच हमारी पूरी इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो बी हमको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। कितना दे रखा है हमको, 10 मल्टीप्लाई एच की बात करेंगे तो पूरा 100 दे रखा है, 100 का क्यूब आपका यहाँ पर मिल जाएगा अपॉन कितने, 12। ठीक है, फिर प्लस के A1 की वैल्यू को लिखना है। A1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, A1 की वैल्यू आई है 1000। 1000 हमारा A1 की वैल्यू आया, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई H1 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पर कितना है H1 की वैल्यू, H1 की वैल्यू 20.625, 20.625 ये हो जाएगा आपका 20.625 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पूरा वाला फर्स्ट सेक्शन। प्लस के सेकंड सेक्शन की बात करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, बी वहां पे दे रखा है 60 इंटू एच मतलब 10 की पावर 3/12। ठीक है, फिर प्लस हमारा A2 की वैल्यू की बात करेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600 दे रखी है A2 की वैल्यू, हो जाएगा आपका 600 मल्टीप्लाई H2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, H2 की वैल्यू आई है आपकी 34.375, 34.375 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका इस तरीके से। चलिए अब क्या करना है, बस सोल्व करना है। पहले इसको सोल्व कर लेंगे, फिर इसको सोल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एक्स एक्स के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी सोल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ कितना वैल्यू मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 100 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 12। ठीक है, फिर इसमें प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट 20.625 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1000, तो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर कितना, 12,58,723.958। ठीक है, प्लस के इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको देखेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 60 इंटू 10 की पावर 3, 60 इंटू 10 की पावर 3 और डिवाइड कर देंगे 12 से, फिर प्लस करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको मिलेगा कितना 34.375 का स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितना 600 से, दैट इज द वैल्यू ऑफ 71394.375। ठीक है, 71394.375। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो प्लस कर देंगे कितना 12,58,723.958, दैट इज द वैल्यू ऑफ कितना आएगा यहाँ पर 1972,708.333 क्या जाएगा आपका mm की पावर 4। ठीक है, कितना आ जाएगा mm की पावर 4 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उस पूरे सेक्शन का हमारा जो आई एक्स एक्स के अबाउट हमारा क्या आएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आएगा इतना। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना निकल कर आएगा स्टूडेंट, इतना हमारा यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कितना आएगा हमारा स्टूडेंट यहाँ पर mm की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कितना, आई एक्स एक्स बराबर के, ठीक है 1 2 3 4 5, तो 19.727 इंटू 10 की पावर 5 mm की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितना भी इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करना होगा आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रैक्टिस करनी है आपको, क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ बात करेंगे, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विकृति ऊर्जा क्या होता है, प्रमाण विकृति ऊर्जा क्या होता है, विकृति ऊर्जा गुणांक क्या होता है, प्रमाण प्रतिबल क्या होता है। ध्यान देंगे विकृति ऊर्जा के बारे में। तो विकृति ऊर्जा क्या होती है कि जब हम अपनी किसी वस्तु के ऊपर कोई बल को लगाया जाता है तो बल लगने के कारण हमारी वस्तु में क्या होता है, हमारा एक तरीके से डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, वस्तु में हमारा विस्थापन होता है। ठीक है, विस्थापन होता है, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, जो भी कुछ होता है एक तरीके से विरूपण हमारा होता है। तो उस समय जो एक विरूपण के दौरान हमारा उसके अंदर जो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो उस ऊर्जा को एकत्रित कर लिया जाता है वो हमारी क्या कहलाती है, विकृति ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इसमें बात कर सकते हैं विकृति ऊर्जा के बारे में कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर कोई बल को लगाते हैं और बल लगाने के कारण वस्तु में जो विकृति उत्पन्न होती है और एकत्रित विकृति की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विकृति ऊर्जा यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो विकृति के रूप में उत्पन्न हुई जो ऊर्जा होती है, विकृति के रूप में एकत्रित हुई जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोला जाता है, विकृति ऊर्जा बोलते हैं।
अब क्या होता है प्रमाण विकृति ऊर्जा। प्रमाण विकृति ऊर्जा क्या होती है, जिसमें भी मैंने आपको बताया कि विकृति के दौरान एक स्थिर डिफॉर्मेशन तक, विस्थापन तक, उसके अंदर जो एक हमारा क्या होगा डिफॉर्मेशन होगा, वो हमारी जो ऊर्जा होती है वो हमारी क्या कहलाती है, प्रमाण विकृति ऊर्जा कहलाती है। मतलब कि जब हमारी बॉडी हमारी प्लास्टिक कंडीशन में आने से पहले, इलास्टिक कंडीशन में हमारी होती है, एक स्थिर विरूपण से पहले की जितनी भी ऊर्जा होती है, विकृति ऊर्जा होती है, वो उसको एकत्रित करती है, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रमाण विकृति ऊर्जा, इसको यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी पदार्थ में बिना स्थायी विकृति उत्पन्न हुई जितनी अधिकतम विकृति ऊर्जा को एकत्रित कर लिया जाता है, वो हमारी प्रमाण विकृति ऊर्जा कहलाता है। विकृति ऊर्जा गुणांक की बात करेंगे यहाँ पर। विकृति ऊर्जा गुणांक हमारा क्या होता है, जब एकांक आयतन में, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर एकांक आयतन में, विकृति के दौरान एकांक आयतन में इसके स्थिर विस्थापन तक, या फिर बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, स्थिर। तो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी पदार्थ के इकाई आयतन में बिना स्थायी विकृति उत्पन्न किए जितनी अधिकतम विकृति ऊर्जा एकत्रित कर ली जाती है, उसकी विकृति ऊर्जा गुणांक कहलाते हैं। प्रमाण प्रतिबल हमारा क्या होता है कि जब हम अपने किसी वस्तु के ऊपर, जब हमने यहाँ पे क्या करा, प्रमाण विकृति ऊर्जा, मतलब प्रत्यास्थ सीमा के अंदर जब किसी वस्तु में हमारी विकृति उत्पन्न होती है उसके स्थिर डिफॉर्मेशन तक, ठीक है, उसके स्थिर डिफॉर्मेशन तक, तो उस समय जो हमारे प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, जिस समय हमारे क्या होते हैं, प्रतिबल जो उत्पन्न होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रमाण प्रतिबल बोले जाते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। इसके साथ बात करेंगे, किसी क्षण की काट हमको दे रखा है 20 × 30 mm और लंबाई दे रखी है 2 मीटर और इस पर 40 किलोन्यूटन का धीरे धीरे बल लगाया जाता है। यदि क्षण के पदार्थ के लिए ई की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो क्षण में एकत्रित हुई विकृति ऊर्जा और क्षण की लंबाई में परिवर्तन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कहने मतलब क्या, यहाँ पे विकृति ऊर्जा हमको फाइंड आउट करनी है। तो विकृति ऊर्जा मैंने आपको बताया था, यू बराबर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e a इंटू एल। क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e a इंटू एल हमारे क्या होता है, किसी क्षण में उत्पन्न विकृति ऊर्जा होती है। ठीक है, मतलब जब हम अपनी किसी बॉडी के ऊपर अपना फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के कारण बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, मतलब विकृति उत्पन्न होती है, और विकृति के दौरान जो एक ऊर्जा होती है उसको एकत्रित करने का काम हमारा कौन करता है, वो हमारी स्ट्रेन एनर्जी होती है। ठीक है, ठीक है, जिसको यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू के a इंटू एल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है। तो क्षण की काट दे रखी है 20 × 30 mm। तो एरिया हमको दे रखा है कितना, एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे एरिया हमको दे रखा है कितना, 20 mm इंटू के 30 mm। तो कितना हो जाएगा ये, 2 × 6 600 mm का स्क्वायर हो जाएगा। 600 mm का स्क्वायर हमको मिल गया। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लंबाई दे रखी है 2 मीटर की। तो लंबाई हमको कितना दे रखा है, 2 मीटर हमको दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 मीटर हमको दे रखा है। ठीक है, बाद में चेंज करेंगे, पहले लिख लेते हैं। उसके बाद इस पे 40 किलो न्यूटन का धीरे धीरे बल लगाया जाता है। कितना, 40 किलो न्यूटन का कोई फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, कितना 40 किलो न्यूटन का यहाँ पर कोई फोर्स यहाँ पर लगाया जा रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि क्षण के पदार्थ का यंग मॉडुलस दे रखा है E बराबर 1.8 इंटू 5। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे स्टूडेंट, 1.8 इंटू 10 की पावर 5 आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्षण में एकत्रित हुई विकृति ऊर्जा। ठीक है, क्षण में एकत्रित हुई विकृति ऊर्जा मतलब यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्षण की लंबाई में भी परिवर्तन आपको फाइंड आउट करना है। क्षण की लंबाई में परिवर्तन मतलब डेल एल की वैल्यू भी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमारा विकृति, अगर हमको यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी हमारा क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, U बराबर के सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e एरिया इंटू के लेंथ। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, ई की वैल्यू दे रखी है, एरिया की भी दे रखी है, लेंथ की भी दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यूनिट किस में दे रखा है हमको, ई का जो यूनिट दे रखा है एमएम में दे रखा है। तो यहाँ पे इसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यहाँ पे इसको लिख देंगे। अब सारी यूनिट हमें किस में होनी चाहिए, एमएम में होनी चाहिए। तो उसका एमएम चेंज करेंगे तो 2000 यहाँ पे हमको एमएम आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। सिग्मा बराबर क्या होता है, पहले सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो लोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 इंटू 10 1000 हो जाएगा। किलो न्यूटन दे रखा है। एरिया हमको कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। ठीक है, तो 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 400/6। कितना आ जाएगा, 400/6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलने वाली होगी आपको यहाँ पर, तो ये आपको मिल जाएगा 400 डिवाइड बाई 6 दैट इज द 66.67। कितना यूनिट आएगा हमारा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इस वैल्यू को पुटअप करना है। ये हमारा सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 66.67 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 इंटू
1.8 इंटू 10⁵ हो जाएगा, इंटू एरिया दे रखा है 600 इंटू के 2000, लेंथ कितनी दे रखी है 2000 दे रखी है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इसी में हमको मल्टीप्लाई करनी है, कितनी 600 मल्टीप्लाई 2000, ठीक है, फिर डिवाइड करना है हमको, क्या 2 मल्टीप्लाई 1.8, चलो तो वैल्यू आएगी आपको यहाँ पर कितनी 1, तो इसमें मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 10⁵ से, डिवाइड कर दिया मैंने इसको 10⁵ से, तो वैल्यू आएगी आपको यहाँ पर कितनी 1481, ठीक है, 1481.8148, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रेन एनर्जी निकल कर आएगा, स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, इतना यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू कितनी मिलेगी, इतना आपको यहाँ पर वैल्यू मिल कर आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कितना आएगा 14,814.8148, और यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको ऊर्जा ऊर्जा निकाली है, तो ऊर्जा बेसिकली हमारी किस में होती है स्टूडेंट, ऊर्जा यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो न्यूटन मीटर में इसको हमको फाइंड आउट, ये हमारा न्यूटन एमएम में निकल कर आएगा, तो इसको किस में न्यूटन मीटर में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, हमारा आएगा न्यूटन इसमें एमएम में, न्यूटन एमएम में हमारा निकल कर आएगा, क्यों निकल कर आएगा देखेंगे यहाँ पर, देखो सिग्मा की यूनिट हमारी कितनी होने वाली है, सिग्मा की यूनिट हो जाएगी हमारी कितनी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर सिग्मा की वैल्यू, और इसकी भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी, तो इससे हमारी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा एरिया और ये एमएम की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, एमएम की पावर 3, एक यहाँ पे बचेगा कितना न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर, हो जाएगा एमएम की पावर 3, तो यहाँ पे न्यूटन एमएम, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन एमएम आपको मिल जाएगा, तो या तो इसको इसमें ही रहने दीजिए या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे स्टूडेंट, आपको डेल एल की लंबाई भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो हम जानते हैं डेल एल बराबर क्या होता है, लोड इंटू एरिया अपॉन, सॉरी यहाँ पे क्या लोड इंटू एल अपॉन ए इंटू ई, ए इंटू ई होता है, ये तो पूरा हमारा सिग्मा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू के एल अपॉन ई, ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू ऑब्वियसली हमारी कितनी है 66.67 इंटू लेंथ हमको कितनी दे रखा है 2000 हमको दे रखा है, ठीक है, ई की वैल्यू हमारी आई थी 1.8 इंटू 10⁵, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे डेल एल की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आएगी, डेल एल बराबर के यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टूडेंट कितना, तो ये मिलेगा आपको 66.67 मल्टीप्लाई 2000, ठीक है, इक्वल डिवाइड करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट 1.8 इंटू 10⁵ से, ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 0.74077, ठीक है, ये हमारा एमएम में निकल कर आएगा, निकल कर आएगा एमएम में हमारी निकल कर आ जाएगी, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट होकर निकल गई डेल एल, तो हमारे कितना आएगा 0.74, कितना आएगा 0.74 यहाँ पे आपको निकल कर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा यहाँ पर, धरन के नमन समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, ये डेरिवेशंस मैंने आपको करा रखा है, ठीक है, इसको बेसिकली आपको करना है, तो धरन का जो नमन समीकरण होता है बैंडिंग इक्वेशन, वो आपको यहाँ पे प्रूव करना है, m/i = f/y = e/r, जहाँ पे m हमारा क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सॉरी बैंडिंग मोमेंट हमारा होता है, i हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये स्ट्रेस होता है, हमारा डिस्टेंस होती है, ये हमारा यंग मॉडुलस, हमारी रेडियस होता है, किसकी हमारी उसकी शाफ्ट की रेडियस होती है। इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, शुद्ध नमन क्या होता है, उदासीन अक्ष क्या होती है, धरन की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उदासीन सतह क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जब हमारी कोई भी एक तरीके से हमारी कोई समान काट है और उस पर लगने वाला जो बल है, बल के कारण उसके अंदर केवल हमारा शुद्ध नमन उत्पन्न होता है, हमारा कोई भी शियर स्ट्रेस हमारी डेवलप नहीं होती है, तो उस समय हम उस को क्या कहते हैं शुद्ध नमन की स्थिति यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है, मतलब जब हमारी किसी बीम के ऊपर केवल बैंडिंग हमारे लगे हुए हैं, बैंडिंग स्ट्रेस हमारे डेवलप होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है शुद्ध नमन की स्थिति हमारे यहाँ पर क्या है। उदासीन अक्ष क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जब अपने बीम के ऊपर कोई एक लोड को लगाया जाता है और लोड लगने के कारण या फिर उसके ऊपर मूवमेंट को लगाया जाता है, जिसके अंदर उसके अंदर हमारा डिफ्लेक्शन देखने को मिल पाता है, और डिफ्लेक्शन के कारण हमारा यहाँ पर क्या होता है, हमारी क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, हमारी एक तरीके से बीम है, ये क्या स्टूडेंट हमारी ये बीम है,
और इस बीम पर अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट लगाता हूँ डेट इज द एम, और यहाँ पे मूवमेंट लगाता हूँ डेट इज द एम, और मूवमेंट लगाने के कारण हमारी बीम में इस तरीके से क्या होता है, हमारा डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिल पाता है। ठीक है, हमारी बीम में मतलब इस तरीके से यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिल पाता है। तो जिसमें कि इसको थोड़ा सा इस तरीके हमारी क्या हो जाएगी, बीम हमारी इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई एक हमारा पॉइंट होगा, यहाँ पे हमारा कोई एक पॉइंट होगा डेट इज द ओ। ठीक है, इसको इस तरीके से मिला देंगे, इसमें एक हमारी क्या होती है, हमारी एक ऐसी अक्ष होती है जिसकी लंबाई पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया था। और यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस होती है उसको आर बोलते हैं, इसको वक्रता त्रिज्या यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब अपनी किसी बीम के ऊपर, किसी धरन के ऊपर या किसी समान काट के ऊपर अपना मूवमेंट को लगाया जाता है, मूवमेंट को लगाने के कारण केवल हमारे बीम में या फिर हमारे पिंड में केवल हमारे नमन उत्पन्न होता है। क्या होता है इसमें, हमारा नमन, बेंडिंग स्ट्रेस हमारे डेवलप होते हैं केवल। ठीक है, हमारे कोई शेयर स्ट्रेस डेवलप नहीं होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्योर बेंडिंग हमारा मूवमेंट। ठीक है, प्योर बेंडिंग मूवमेंट हमारा कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारी अक्ष ऐसी होती है जिसकी लंबाई पर कोई हमारा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, इसको उदासीन अक्ष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, उदासीन अक्ष के नाम से इसको यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, उदासीन अक्ष होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके, यहाँ पे काट में हमारा इस तरीके से कोई हमारा काट होता है, तो हमारे काट के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टूडेंट उदासीन अक्ष पाए जाते हैं उसको उदासीन काट यहाँ पर बोला जाता है। उदासीन सतह भी इसको बोलते हैं, उदासीन सतह, लेयर इसको बोला जा सकता है। ठीक है, लेयर, ये वाली इस पे एक हमारी लेयर होगी ना भाई। बीम जो होती है छोटी छोटी लेयर से बनी होती है, हमारी जो बीम होती है वो छोटी छोटी लेयर से बनी होती है। ठीक है, हमारी छोटी छोटी लेयर से यहाँ पे बनी होती है, एक लेयर हमारी है गई। ठीक है, एक लेयर हमारी यहाँ छोटी छोटी लेयर से हमारी बनी होती है। तो एक लेयर हमारी ऐसी होती है जिस पर हमारा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, उसकी डायमेंशन पर कोई भी हमारा इफेक्ट नहीं होता है, जितनी लंबाई होती है उतनी लंबाई हमारी रहती है। तो ऐसी सतह को क्या बोला जाता है, उदासीन सतह इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसी सतह को उदासीन सतह इसको बोला जाता है, उदासीन सतह। उदासीन सतह क्या होता है, जहां पे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं हो पाता है, मतलब जब अपने मूवमेंट को लगाते हैं तो वो ऐसी सतह जिसके जिसकी लंबाई पे कोई प्रभाव हमारा नहीं पड़ता, उसको उदासीन सतह बोला। ठीक है, और हमारा क्या होता है, हमारे किसी बिंदु से और हमारे उदासीन सतह के बीच, उदासीन सतह की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। क्या, वक्रता त्रिज्या इसको बोलते हैं, जिसको रेडियस यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा था, उदासीन सतह क्या होता है, धरन की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उदासीन अक्ष क्या होता है, और शुद्ध नमन क्या होता है, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सोल्व करना है। चलिए, ठोस और खोखले साफ्ट की तुलना कीजिए। हमारी ठोस साफ्ट कैसी होती है, खोखली साफ्ट कैसी होती है, और एक खोखली साफ्ट के एक ठोस साफ्ट पर क्या क्या लाभ हमारे तो वो आपको बता। ठीक है, तो ठोस हमारी साफ्ट कैसी होती है, एक हमारी ठोस साफ्ट है, एक कैसी साफ्ट है हमारी स्टूडेंट, हमारी ठोस साफ्ट है। ये कैसी है, हमारी ठोस है, और ये हमारी कैसी है, इस तरीके से है, जो हमारी कैसी है, खोखली हमारी साफ्ट। ठीक है, कैसी है हमारी स्टूडेंट, खोखली साफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कुछ डायमीटर होगा, डेट इज द डी। इसका डायमीटर कितना होगा, डी होगा यहाँ पर। इसका डायमीटर हमारा कितना होगा, डेट इज द, इसको कैपिटल डी मान लेंगे, और ये वाला स्मॉल जो होगा इसको स्मॉल डी मान लेंगे। ठीक है, ये किसका मान लेंगे, स्मॉल डी यहाँ पे मान लेंगे। तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूंगा ठोस के लिए, हमारी कैसी है, ठोस साफ्ट है। कैसी स्टूडेंट, हमारी ठोस साफ्ट है। तो इसके लिए हमारा जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, पाई/4 डी का स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया की बात करेंगे तो एरिया कितना होगा, पाई/4, दैट इज द d1 का स्क्वायर माइनस के स्मॉल d1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, एरिया होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे इसका एडवांटेज हमारे यहाँ पर क्या होता है, तो इसको लास्ट में थोड़ा सा, ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होगा, हमारी जो सॉलिड साफ्ट होती है वो बेसिकली हमारी क्या होती है, भारी होती है, क्योंकि सॉलिड हमारी हो सकती है, ये हमारी वजन में हल्की होती है। इसी के साथ अगर हमारी खोखली साफ्ट होगी तो वहां पे उसके इंटरनल में कोई भी मशीन का इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, उसके अंदर पाइप के अंदर कुछ भी सरिया वगैरह ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई हम नहीं ले सकते। ये उठाने में आसानी हो सकती है, इसको चेंज आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इसको उठाने में काफी वजन होता है, इसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इसके प्रॉफिट है, किसके, हमारे होलो साफ्ट के। तो इस तरीके से आपको क्या केवल क्या करना है, यहाँ पे इसको डिफरेंस आपको क्रिएट करना है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जिसमें कि मरोड़ घूर्ण क्या होता है, ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, और मरोड़ संबंध लिखिए तथा विभिन्न पद को समझाइए। तो मरोड़ घूर्ण क्या होता है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हमारी कोई साफ्ट है, उसकी अक्ष के लंबरूप अगर हमारा कोई दोनों एंड पर हमारे कोई बल कार्य करते हैं, जिसके कारण वो बल क्या करते हैं, हमारे उस अक्ष को एक रोटेशन डायरेक्शन में, एक घूर्ण तरीके से घुमाने का काम करते हैं, तो उस दौरान उसके अंदर
उत्पन्न होने वाला जो एक प्रतिबल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मरोड़ घूर्ण हमारा कहलाता है। ठीक है, जो हमारे वहां पे स्ट्रेस प्रतिबल उत्पन्न होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक तरीके से मरोड़ घूर्ण यहाँ पे हमारी कहलाती है। ठीक है, मरोड़ घूर्ण को बेसिकली यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टी बराबर हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस। क्या होता है इसमें, हमारा फोर्स इंटू रेडियस हमारे यहाँ पर होता है। तो मरोड़ घूर्ण की बात कर सकते हैं किसके बारे में, मरोड़ घूर्ण के बारे में। तो मरोड़ घूर्ण को बेसिकली टॉर्क से यहाँ पे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो टॉर्क हमारा क्या होता है, टी बराबर के फोर्स इंटू के रेडियस हमारा। ठीक है, मरोड़ घूर्ण ट्विस्टिंग यहाँ पे बोला जाता है। इसी के साथ बात कर सकते हैं ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण। क्या होता है हमारा ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण की बात करेंगे तो ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या होता है, जे बराबर। ठीक है, ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या होता है, जे बराबर होता है, जिसमें कि इसको बात कर सकते हैं यहाँ पर। ये क्या होता है हमारे स्टूडेंट, आई आई जेड जेड बराबर हम क्या जानते हैं, आई एक्स एक्स प्लस के आई वाई वाई हमारा होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक सर्कुलर शाफ्ट है, एक क्या है हमारे स्टूडेंट यहाँ पर सर्कुलर शाफ्ट है, तो सर्कुलर शाफ्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आता है, पाई बाई 64 डी की पावर 4 होता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, पाई बाई 64 डी की पावर 4। तो एक्स एक्स और वाई वाई में हमारा सेम होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई बाई 4 मैंने यहाँ पे 64। ठीक है, तो जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो 64 हमारा नीचे एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 64 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, पाई डी की पावर 4 प्लस के पाई डी की पावर 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, और दो से कैंसिल किया, 2 3 6 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, पाई बाई 32 डी की पावर 4। ठीक है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा जो निकल कर आता है इसको जे से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो जे बराबर आपका क्या आता है, पाई अपॉन 32 डी की पावर 4, और इसकी भी हमारी क्या होती है, पावर 4 हमारा निकल कर आता है। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, मरोड़ संबंध लिखिए तथा विभिन्न पदों को समझाइए। अब यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन आपको लिखनी है। टॉर्क इक्वेशन क्या होती है देखेंगे, बात करेंगे टॉर्क इक्वेशन के बारे में। तो टॉर्क इक्वेशन क्या होता है, मैंने अब तक टी अपॉन जे इक्वल्स टू टो अपॉन आर इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन के। तो टी अपॉन जे इक्वल्स टू टो अपॉन आर इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल। ये क्या हमारा टो है, क्या इसमें हमारा टो, जे लिख रहा है, जे लग रहा है ये, तो टो लिख दो। टो हमारा होता है इस तरीके। ठीक है, इस तरीके से हमारा टो होगा। ठीक है, टो हमारा इस तरीके से जी की तरह होता है टो, वैसा तो सॉरी ऐसा होता है टो, कन्फ्यूज हो गया, टो ऐसे लिख। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको लिखना है, टी हमारा क्या होगा, मरोड़ घूर्ण होगा। क्या होगा इसमें हमारा, मरोड़ घूर्ण। जी हमारा क्या होगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्रुव्य जड़त्व आघूर्ण होगा। और टो हमारा क्या होगा, कृतन कृतन प्रतिबल। आर हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी, शाफ्ट की त्रिज्या। ठीक है, और जी हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा, कृतन मापांक। थीटा हमारा क्या होगा, हमारा एंगल कोण होगा। एल हमारी क्या होगी, शाफ्ट की लंबाई होगी। क्या होगा, शाफ्ट की लंबाई। तो ये आपको इक्वेशन भी याद रखनी है, इसको प्रूव करने के लिए बोल सकता है एग्जाम। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए आपको बोल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2D व्यास के एक शाफ्ट का सामर्थ्य तथा डी व्यास की दूसरी शाफ्ट की सामर्थ्य में अनुपात ज्ञात कीजिए, दोनों शाफ्टों का पदार्थ कैसा। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे दो शाफ्ट हैं, एक शाफ्ट का डायमीटर 2D दे रखा है, माना एक शाफ्ट का व्यास कितना दे रखा है, 2D दे रखा है। अब ये है, अब हमारी जो टॉर्क इक्वेशन होती है क्या होती है, टॉर्क इक्वेशन टी अपॉन जे इक्वल्स टू टो अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो इसको टी1 मानेंगे। तो टी1 बराबर कितना हो जाएगा, टो टू के जे अपॉन आर वन, कितना हो जाएगा, R1 हमारे यहाँ पर। ठीक है, टी अपॉन
वन बराबर के टू जे अपॉन आर वन यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जिसमें कि आर एक तरीके से हमारे क्या है, शाफ्ट की रेडियस हमको यहाँ पर दिया हुआ है। किसका? शाफ्ट का रेडियस हमको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके कारण हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, रेडियस के रिगार्डिंग इसका त्रिज्या त्रिज्या को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसके व्यास में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, त्रिज्या को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसके व्यास में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, T1 बराबर के J1 अपॉन R1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। तो यहाँ पे सॉरी R1 की जगह, R1 है ना, R1 को सॉल्व करेंगे यहाँ पर पहले। तो R1 की जगह इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो हमारा हो जाएगा टो इंटू J1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, तो यहाँ पे साफ लिख रहा हूँ, J1 बराबर कितना है, पाई अपॉन 32 कितना D, तो D हमारा कितना है 2D, तो 2D की पावर 4 होता है। कितना होता है, 2D की पावर 4। तो ये हमारा, और R1 वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा हमारा, क्या होता है D/2, तो हो जाएगा 2D/2, 2D/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2D/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना, पाई अपॉन 32 कितना 2D की पावर 4, 2D की पावर 4 मतलब पूरे की पावर 4 है ये, पूरे की पावर 4 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 2D मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा हमारा 2। कितना चला जाएगा ऊपर 2। ये R बराबर क्या होता है हमारा, कितना होता है D/2 होता है ना, D बराबर 2R होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2D/2। केवल हमको D के स्थान पर क्या रखना है, 2D रखना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या वैल्यू निकल के आएगा, T1 बराबर के क्या निकल के आएगा, तो 2D। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं पाई तो मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू D की पावर 4 इंटू के 2 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 2D 2 के 32। ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक D से हमारा एक D कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, T1 बराबर आपको मिल जाएगा कितना, पाई तो और D की पावर 3 अपॉन यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा, पाई टू D की पावर 3 अपॉन 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मानना है यहाँ पर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर हमने मान लिया क्या फर्स्ट। ठीक है, तब हम बात करेंगे जब दूसरी शाफ्ट का व्यास कितना है हमारा, D है। कितना है स्टूडेंट हमारा, D है। तो हमारा टॉर्क इक्वेशन क्या होगी, T2, तो T1 माने T2 बराबर कितना हो जाएगा, तो T अपॉन J2 टो अपॉन R2, टो अपॉन R2। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे J2, तो J2 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, पाई/32 और D की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे D बराबर कितना है, D है, और यहाँ पे हमारा R2 जो होगा वो कितना होगा, D/2 होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे स्टूडेंट, तो J2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, पाई D की पावर 4 अपॉन 32 मल्टीप्लाई तो अपॉन ये हो जाएगा D/2, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ से क्या होगा, हमको T2 की वैल्यू हमको मिलेगी कितनी, 2 से मैं इसको काटूंगा तो कितना बचेगा, एक D से D क्या जाएगा, तो पाई तो D की पावर 3 अपॉन 2 एकम 2 2 छिक्का 12, 16 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन मान लेंगे यहाँ पर सेट। अब क्या करेंगे, दोनों का जो अनुपात होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों का अनुपात। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है, 2D व्यास की एक शाफ्ट का सामर्थ्य तो D है, 2D व्यास की एक शाफ्ट का सामर्थ्य है तथा D व्यास की एक शाफ्ट का सामर्थ्य में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो T1 अपॉन T2, और दोनों पदार्थों का पदार्थ समान समान है। ठीक है, पदार्थ कैसा है हमारा, समान। तो क्या करेंगे, T1 अपॉन T2 को फाइंड आउट करेंगे, दोनों का रेशियो। ठीक है, क्या करेंगे, T1 अपॉन T2, तो तब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण प्रश्नानुसार क्या होगा हमारा, T1 अपॉन T2। ठीक है, T1 की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई थी, T1 क्या की, पाई D की पावर 3 अपॉन 2, पाई D की पावर 3 क्या है हमारा, पाई D की पावर 3 टो अपॉन 2 मल्टीप्लाई पाई D की पावर 3 टो अपॉन 2, यही है ना, पाई डी की पावर 3 टो अपॉन 2, पाई D की पावर 3 टो अपॉन 2। ठीक है, T2 की वैल्यू हमारी क्या है, निकल गई यहाँ पर, तो यहाँ पे नीचे रखेंगे तो पाई टो D की पावर 3 इंटू के 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, D3 से D3 और टो से टो कैंसिल हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा।
तो T1/T2 जो दोनों का रेशियो निकल कर आएगा कितना आएगा, आपको 8 मिल जाएगा। बस यही आपका क्या है आंसर, ये क्या है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। धरन के धरन के प्रकार चित्र सहित बताने हैं। हॉन्गिंग और सैंगिंग के बारे में आपको बताना है, हॉन्गिंग और सैंगिंग क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा था किस तरीके से करते हैं, तो 1 मिनट देखेंगे आप इसके बारे में। चलिए, तो यहाँ पे धरन के प्रकार क्या क्या हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, धरन के प्रकार सहित धरन के प्रकार चित्र सहित आपको समझाने। तो मैंने आपको बताया था कि जो धरन हमारी होती है, बीम्स हमारी होती है, वो हमारे बीम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी होती है। तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम। तो बीम हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सी होती है हमारी। एक तो समवितरित हमारा क्या क्या होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी होती है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। इसी के साथ हमारा कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम, ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, फिक्स्ड बीम आपकी होती है, और एक हमारी क्या होती है, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम। तो हमारी डिफरेंट 5 टाइप की हमारी बीम्स होती हैं। ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि डायग्राम भी आपको बनाने। सिंपली सपोर्टेड बीम कौन सी होती है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई भी एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ये भी हमारी कोई धरन है, ये हमारा इसके एक हमारा रोलर यहाँ पे टाइप के हमारे क्या होती है, हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। कंटिन्यूस बीम की बात करेंगे तो कंटिन्यूस बीम में क्या होता है, ए बी हमारी कोई धरन है, इसमें नंबर ऑफ सपोर्ट्स हमारे एक से ज़्यादा लगे होते हैं, डिस्टेंस पर सेम डिस्टेंस सपोर्ट्स हमारे को कंटिन्यूस बीम बोला जाता है। ठीक है, ओवरहैंगिंग बीम क्या होगा, ओवरहैंगिंग बीम में हमारा एक सपोर्ट्स है इधर और इधर, दोनों एंड्स हमारी कैसे करनी है, हैंग करनी है। ठीक है, ये क्या है हमारा हैंग, हैंगिंग कर रही है। ठीक है, फिक्स बीम की बात करें तो फिक्स बीम में क्या होता है, हमारी जो बीम होती है उसके दोनों सिरे हमारे कैसे होते हैं, फिक्स्ड हमारे यहाँ पर होती है, उसको फिक्स बोला जाता है। और कैंटिलीवर बीम में एक एंड तो हमारा फिक्स्ड होता है, लेकिन दूसरा हमारा ओवरहैंग करता रहता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कैंटिलीवर बीम कहलाता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द बीम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या रहा है कि हॉन्गिंग और सैंगिंग के बारे में आपको बताना, उत्तलन और अवतलन। ठीक है, उत्तलन और अवतलन के बारे में आपको, उत्तलन और अवतलन आपके क्या क्या होते हैं। मान लीजिए जब हमारा कोई भी एक बीम होती है, ठीक है, जब हमारी क्या होती है, यहाँ पे कोई हमारी एक बीम है, और बीम के दोनों सिरे पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, बीम के दोनों सिरे पर अगर मूवमेंट को लगाया जाता है, तो क्या लगाएंगे, मूवमेंट को लगाएंगे, और मूवमेंट लगाने के कारण हमारा क्या होता है, बीम में इस तरीके से डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिल पाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा अवतलन हमारे यहाँ पर हो जाता है। क्या होता है, अवतलन। ये वाला जो शेप हमारा कर्व होता है, इसको अवतलन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, पॉजिटिव यहाँ पे हमारा होता है, पॉजिटिव हमारा यहाँ पर क्या कहता है, एक पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को यहाँ ड्रॉ करता है। ठीक है, नंबर घूर्ण आरेख क्या करता है, बीएमडी, बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ही ड्रॉ करता है। कैसा होता है वो हमारा, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव, जब हमको यहाँ पे इस तरीके से मोमेंट हमारे लगते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, अगर हमारी जो बीम है, इस तरीके से हमारी कोई बीम है, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट को लगाते हैं, इस तरीके से मूवमेंट को लगाते हैं,
ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, इस तरीके से हमारी बन जाती है कर्व। तो बेसिकली नेगेटिव हमारा क्या करता है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करता है। ठीक है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करता है, जिसको यहाँ पर उत्तोलन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, उत्तोलन। जिसका तल धसा हुआ रहता है उसको अवतल बोला जाता है, जिसका तल उठा हुआ रहता है उसको उत्तोलन यहाँ पे बोला जाता है। तो हमारी जो बीम्स होती हैं वो दो टाइप्स की हमारे यहाँ पर होती है, कौन कौन सी, अवतलन और उत्तोलन। बस ये आपको डिफरेंस वही आपको बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमारा, ये नेगेटिव होता है। तो अवतलन जिसका तल धसा हुआ होता है उसको अवतलन बोलेंगे, और जिसका तल हमारा क्या उठा हुआ उसको उत्तोलन के नाम से यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, इतना ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए बीम के लिए कर्तन बल, नमन बल, आघूर्ण, एसएमडी और बीएमडी डायग्राम को आपको बनाना है। ठीक है, ये भी डायग्राम मैंने क्वेश्चंस आपको करा रखा है बूस्टर में भी, मैराथन में भी। ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने लोड्स नहीं दे रखे हैं, इस पे लिख लेना 10 10 10। ठीक है, 10 10 लिखना है, तब इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन। कॉलम और स्टड क्या होता है, ठीक है, इसको डिफाइन करना है। तो कॉलम क्या होता है, कॉलम बेसिकली हमारा क्या होता है, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर कॉलम, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कॉलम होती है वो कैसी होती है, वर्टिकली डायरेक्शन में हमारी लगी होती है, और जिनके ऊपर केवल क्या लगते हैं, कंप्रेसिव लोड हमारे लगाए जाते हैं। कौन से कंप्रेसिव लोड, अगर हमारे किसी बीम, हमारी कोई शाफ्ट है और कैसी दिशा में रखी हुई है, वर्टिकल दिशा में रखी हुई है, कैसी दिशा में रखी हुई है, वर्टिकल दिशा में रखी हुई है, और उसके ऊपर केवल क्या लगेंगे, हमारे कंप्रेसिव लोड अगर हमारे लगते हैं, उसके ऊपर हमारा कोई टेंसाइल लोड नहीं लगता, केवल कंप्रेसिव लोड लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। कैसे बोलते हैं स्टूडेंट्स को, कॉलम के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके घर के चारों तरफ दीवार बनी होती है, ठीक है, हमारी चारों साइड्स में हमारे क्या लगे होते हैं, कॉलम रखे होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, उसके ऊपर हमारा जो लैंटर होता है उसका लोड को सहन करने का काम करते हैं। तो कंप्रेसिव लोड हमारे इसके ऊपर लगता है। ठीक है, क्या लगता है, हमारा कॉलम पर हमेशा कंप्रेसिव लोड कार्य करता है, टेंसिल लोड हमारा कार्य नहीं करता है। अगर स्टड की बात करेंगे तो स्टड हमारे क्या होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिशा में न होकर किसी एक एंगल पर हमारे झुके हुए होते हैं। तो हमारी जो स्टड होती हैं वो बेसिकली कैसी होती है, एक एंगल पर बने हमारे होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट, हमारे एक एंगल पर हमारे बने होते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमारे ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये हमारा कोई एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारा स्टूडेंट, स्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें नंबर ऑफ हमारे बीम्स, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स हमारे होते हैं। ठीक है, हमारे नंबर मेंबर्स हमारे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो मेंबर्स होते हैं, ये वाला जो होता है, ये इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पर बोलेंगे इस, जो बेसिकली हमारा किस पे होता है, किसी एक एंगल पर हमारा झुका हुआ रहता है, किसी एक एंगल पर क्या होता है, झुका हुआ रहता है, उसको क्या बोलेंगे, स्टड बोलेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या होगा, हमारा कॉलम होगा। ये क्या होगा, कॉलम होगा, जो एक तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा लगा होता है। ठीक है, और ये नीचे वाला क्या होगा, ये हमारा स्टूडेंट हमारी बीम होगी। ये क्या होगी स्टूडेंट, हमारी बीम होगी। तो तीन चीज है जिसके बारे में आपको बात करना है। और टोटल हमारा पूरा क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर कहलाता है, पूरा क्या कहलाता है, ये स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है। ठीक है, कॉलम की समतुल्य लंबाई आपको बताना है। तो कॉलम की समतुल्य लंबाई आपकी क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कॉलम की समतुल्य लंबाई हमारी क्या होती है, कि जब हमारा कोई एक कॉलम है इस तरीके से, हमारे क्या है, हमारे स्टूडेंट एक कॉलम है। ठीक है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे कोई लोड लगा रहा हूँ, इसके ऊपर यहाँ पे मैं कोई लोड लगा रहा हूँ, दैट इज द कंप्रेसिव। और इसकी जो लंबाई है वो बेसिकली हमारी कितनी है, एल है। कितनी है स्टूडेंट, हमारी एल है। लेकिन जब यहाँ पे कोई भी हम अपना लोड को लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे इसमें कुछ डिफ्लेक्शन हमको इस तरीके से देखने को मिल पाता है। क्या, इस तरीके से हमारा डिफ्लेक्शन, बहकाव हमारा, इसको क्या बोलते हैं, बहकाव लोड। तो यहाँ पे जो लोड लग रहा है इसको क्या बोलेंगे, बहकाव, बहकाव भार के बारे में इसको बोलते हैं, बहकाव भार हमारा लग रहा है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, इसको एक दिशा से बहकाने का काम कर रहा है, मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा में बहका रहा है। ठीक है, तब इसकी जो लंबाई होती है वो हमारी हो जाती है कैपिटल एल। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको समतुल्य लंबाई के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से, समतुल्य लंबाई के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, समतुल्य लंबाई के नाम से इसको यहाँ पर जानते हैं। जिसमें कि बात कर सकते हैं, किसी कॉलम या स्टड पर बहकाव भार लगने से उसकी जितनी लंबाई में प्रारंभिक लंबाई पर प्रारंभिक स्थिति से जितना भी विक्षेपण हमारा होता है उसका क्या कहलाता है, विस्थापन हमारा होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसकी इसकी क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको समतुल्य लंबाई इसको बोला जाता है। तनुता अनुपात के बारे में बात करेंगे तो तनुता अनुपात हमारा क्या होता है, इसकी समतुल्य लंबाई और हमारा स्टूडेंट यहाँ पे इसकी जो रेडियस होती है। ठीक है, तो किसी कॉलम की वास्तविक लंबाई एल और उसकी अनुप्रस्थ काट के गुरुत्व केंद्र पर न्यूनतम घूर्ण त्रिज्या के अनुपात को क्या बोला जाता है, कॉलम का तनुता अनुपात यहाँ पे बोला जाता है। तनुता अनुपात, तनुता अनुपात हमारा क्या होता है कि किसी कॉलम की
प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, इससे तनुता अनुपात को यहाँ पर सिलेंडर रेशो बोला जाता है, इंग्लिश में एसआरसी को डिनोट करते हैं। तो किसी कॉलम की प्रारंभिक लंबाई डेट इज द स्मॉल एल, और उसके गुरुत्व केंद्र पर हमारी जो त्रिज्या होती है, घूर्ण त्रिज्या डेट इज द आर का जो रेशो होता है, तो गुरुत्व त्रिज्या हमारी जो होगी यहाँ पर के, इसको बेसिकली लिया जाता है के, तो ये क्या कहलाता है, सिलेंडर रेशो हमारा यहाँ पर कहलाता है, इसको तनुता अनुपात के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। एल अपॉन के, स्मॉल एल अपॉन के हमारे यहाँ पर होता है। बहकाव लोड मैंने आपको बता दिया, तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन आपको प्रूव करनी है। आयलर सूत्र स्थापित कीजिए, उसके पद लिखिए। तो आयलर सूत्र आपको पता है, आयलर सूत्र क्या होता है, आयलर सूत्र में मैंने आपको बताया था पीई बराबर क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर यहाँ पर होता है, तो इसमें लिख सकते हैं आयलर सूत्र के बारे में। तो आयलर सूत्र आपका क्या होता है, आयलर सूत्र क्या होता है, तो पीसी भी बोला जा सकता है। तो हमारा क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन कैपिटल एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ई क्या होगा, यंग मॉडुलस होगा, आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एल हमारा क्या होगा, समतुल्य लंबाई, इक्विवेलेंट लेंथ हमारी होगी, ठीक है। ये आपका क्या है स्टूडेंट, इसके पद भी आपको लिखने हैं और इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए पिन लगे हुए सिरों वाले गोल स्तंभ के लिए जिनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सिलेंडरनेस रेशो हमको इतना दे रखा है, बंकन भार की गणना की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर देखा जाएगा। तो आयलर सूत्र आपको ध्यान रखना है, पीसी बराबर के पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए पिन लगे हुए सिरों वाले गोल स्तंभ जिनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, स्लेंडरनेस रेशो, स्लेंडरनेस रेशो, स्लेंडरनेस रेशो हमारा क्या होता है, स्मॉल एल अपॉन के की वैल्यू दे रखी है 120, कितना दे रखा है, 120 आपको दे रखा है, ठीक है। बंकन भार की गणना कीजिए, लोड भी हमको फाइंड आउट करना है, कितना, लोड की वैल्यू भी हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, लोड की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, किस तरीके से इसको यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा वो यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सिरे वाले गोल स्तंभ, तो गोल स्तंभ दे रखा है, कोई हमारा एक स्तंभ है, कैसा है हमारा, गोल है। तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करेंगे, जिसमें देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, पीसी बराबर क्या होगा, पीसी बराबर के पाई स्क्वायर ई, ई आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया इंटू एच का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें हमारा एरिया इंटू इसका रेडियस दैट इज द ए के स्क्वायर, ए के स्क्वायर अपॉन यह क्या है हमारा कैपिटल एल का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है इसमें हमारा कैपिटल एल का स्क्वायर हमारे यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी हमारे यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा पी सी बराबर के पाई स्क्वायर ई ए अपॉन ये हो जाएगा एल अपॉन के का स्क्वायर, एल अपॉन के का स्क्वायर मतलब स्लेंडरनेस रेशो का स्क्वायर हमारे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, पाई स्क्वायर इंटू के, ई की वैल्यू हमारा कितना दे रखा है, ई की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, ई की वैल्यू हमको दे रखा नहीं, ई की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, इसमें नहीं लिख रहा है, तो इसमें लिखना 2 × 10⁵, इतना 2 × 10⁵। अगर आपको कहीं पर नहीं दे रखा होता तो ये देख लेना 2 × 10⁵ हमारा होता है नॉर्मली। एरिया हमको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम चेंज कर लेंगे किस में, एम एम में, ठीक है। इसको पहले किस में चेंज करेंगे स्टूडेंट, एम एम में इसको चेंज कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 एम होते हैं, तो हमारा हो जाएगा 100, दैट इज द 1000, तो कितना हो जाएगा 1000 हमारे यहाँ। स्लेंडरनेस रेशो एल अपॉन के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है, तो 120 का स्क्वायर
120 का स्क्वायर। तो यहाँ पे PC बराबर आपको कितना निकल कर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अपनी वैल्यू को यहाँ, ठीक है, तो देखेंगे हमारी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे कितना 3.14 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइड करेंगे 120 का स्क्वायर से, दैट इज द वैल्यू ऑफ 136,938.88, ठीक है 1369, ठीक है, ये कितने में आएगी हमारी न्यूटन में निकल कर आ जाएगी। अगर किलो न्यूटन में निकालेंगे तो कितना आएगा 123, तो 136.938 तो आपको यहाँ, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। बेलनाकार खोल में परिधि तथा अनुदैर्ध्य प्रतिबलों का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। हमारे जो बेलनाकार खोल होते हैं उसमें परिधीय और अनुदैर्ध्य प्रतिबलों का सूत्र यहाँ पे व्युत्पन्न, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो खोल होते हैं, मान लीजिए हमारा इस तरीके से क्या हमारा पाइप है, इस तरीके से क्या हमारा पाइप है, ठीक है, इस तरीके से क्या हमारा पाइप है। अब इस पाइप में क्या हो रहा है हमारे, अगर इस पाइप में इसके अक्ष के समांतर अगर हमारा बल कार्य करता है, ठीक है, अगर हमारे पाइप के अक्ष के समांतर, पाइप के अक्ष के समांतर कोई बल कार्य करता है, कोई बल कार्य करता है तो समांतर प्रतिबल उत्पन्न, तो क्या हो गया हमारे स्टूडेंट, बल कार्य करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई हमारा बल कार्य करेगा, यहाँ पे कोई फोर्स है, फोर्स यहाँ पे हमारा लगेगा इस तरीके से, फोर्स हम यहाँ पे क्या लग रहा है हमारे बल, तो ये क्या हमारे बल है, फोर्स हम लगा रहे हैं, तो खींचेंगे, तो खींचने से क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट, इसमें जो प्रतिबल हमारे उत्पन्न होंगे वो कैसे होंगे स्टूडेंट, इसमें जो प्रतिबल उत्पन्न होंगे वो लगने वाले बल के, या फिर बात कर सकते हैं यहाँ पर लगने वाले बल की दिशा के लंबवत हमारे कार्य करेंगे। कैसा करेंगे, लंबवत हमारे कार्य करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जब यहाँ पे हमारा ये लंबवत कार्य करेगा, नहीं यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारा कोई फोर्स है, इसके हमारा कोई बीम है और बीम के कैसे लगे हुआ है, खोल की लंबाई के अक्ष के लंबरूप अगर हमारा किसी काट पर फटना, ठीक है, तो जब हमारा ये क्या होगा, जब हमारे यहाँ पर कोई फोर्स है जो इसके क्या लगेगा, हमारा समांतर लगेगा, ठीक है, जब खोल में आंतरिक उच्च दाब के कारण परिणामी बल अक्ष के समांतर हमारा कार्य करता है, तो लंबाई को दो भागों में विभाजित करते हुए उसके अनुसार फटता है। कहने मतलब क्या है कि जब अपनी किसी भी पाइप में, या फिर यहाँ पे बात कर सकते हैं हमारा पाइप है नहीं है, ठीक है, पाइप है, सिलेंडर बात कर सकते हैं, तो सिलेंडर में जब हमारे यहाँ पर क्या होगा, लगने वाले जो बल होंगे उस पाइप के या सिलेंडर के अक्ष के समांतर हमारे कार्य करते हैं, तो उस समय हमारा जो ये फटेगा या हमारा असफल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, इसकी परिधि के कारण हमारा मतलब एक सफल होगा, मतलब बीच में से यहाँ से कट जाएगा, टूट जाएगा, यहाँ से बीच में से क्या कर जाएगा, ये टूट जाएगा भाई, इसको खींचेंगे तो यहाँ से खींचने का काम करेगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे जो ये स्टैसिस हमारी डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल यहाँ पे बोला जाता है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के नाम से क्यों जाना है, तो इसके अंदर क्या होती है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं हमारे अनुदैर्ध्य प्रतिबल यहाँ पे हमारे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जब हमारा कोई पाइप या फिर हमारा बेलन, ठीक है, बेलन लिख देना यहाँ पे इसको, बेलन, तो बेलन के अक्ष के समांतर अगर हमारा कोई बल कार्य करता है तो हमारा जो बेलन होता है वो बीच में से इस तरीके से क्या कर जाता है, हमारा फट जाता है, ठीक है, जिसके अनुसार बात कर सकते हैं, तो इसकी लंबाई के समांतर वाली चादर में खिंचाव उत्पन्न होता है, लंबाई के समांतर वाली चादर में क्या होता है, हमारा खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसको यहाँ पर परिधीय प्रतिबल के नाम से, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस हमारे यहाँ पर डेवलप होती हैं। तो बेसिकली हमारा क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रेसेस दैट इज द पी सिग्मा बराबर के PD अपॉन 4T, कितना होता है, सिग्मा बराबर के PD अपॉन 4T, जिसको यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। सिग्मा एल बराबर कितना होगा, PD अपॉन 4T यहाँ पर हमारा डेवलप होगा, ठीक है। जब बेलन के अक्ष के समांतर अगर हमारा कोई बल कार्य करता है, क्या करता है, बेलन के अक्ष के समांतर, ठीक है, बेलन के अक्ष की लंबाई के अक्ष के समांतर फटना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो बेलन के अक्ष के लंबवत अगर हमारा फट रहा है, तो बेलन के अक्ष के लंबवत समांतर कोई बल कार्य करता है तो उसके लंबवत फटना। तो यहाँ पे परिधेय हमारी क्या आती है, परिधेय प्रतिबल,
परिधीय प्रतिबल बेसिकली क्या होता है, जब हमारा क्या होता है, हमारे कोई एक इस तरीके से हमारी क्या है, बेलन है, और बेलन क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा उसके यहाँ पे क्या करता है, उसके अक्ष के, मतलब बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट परिधीय के कारण खोल में यहाँ पे फटने का काम करता है, ठीक है, यहाँ से बीच में से फट जाता है, तो उस समय हमारी परिधीय प्रतिबल हमारी उत्पन्न होती है, जो हमारे क्या होती है यहाँ पे स्टूडेंट सिग्मा डी बोल सकते हैं, या सी सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं, सिग्मा सी बराबर क्या होता है, पी डी अपॉन के 2t, क्या होता है, पी डी अपॉन के 2t हमारे यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है, पी डी अपॉन के 2t आपको यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। मोटे पतले बेलन में क्या अंतर होता है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। इसी के साथ हमें दे रखा है किसी गैस सिलेंडर का व्यास कितना दे रखा है, 1.5 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी गैस सिलेंडर का व्यास दे रखा है 1.5 मीटर, तो डी बराबर दे रखा है कितना, 1.5 मीटर दे रखा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि दीवार की मोटाई दे रखी है 20 mm, दीवार की मोटाई कितनी दे रखी है, 20 mm आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर में अधिकतम कितने दाब पर गैस भरी जा सकती है, प्रेशर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जबकि सिलेंडर में अधिकतम तनाव प्रतिबल कितना दे रखा है, 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है, तनाव प्रतिबल कितना दे रखा है, 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट, कह रहा है कि अधिक ना हो पाए, तो यहाँ पे कह रहा है कि सिलेंडर में अधिकतम कितने दाब पर गैस भरी जा सकती है, सिग्मा, तो प्रेशर की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिलेंडर तो हमारा फटने का कारण करेगा, तो फटने के कारण हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट एक तरीके से सर्कमफेरेंस हमारी डेवलप होंगी, जो क्या करेगी यहाँ पे स्टूडेंट, सिग्मा सी बराबर के क्या होता है, 4d अपॉन के 2t, 4d अपॉन के 2t, डी की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा सी की वैल्यू भी हमको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, कितना प्रेशर हमारा डेवलप होगा। तो प्रेशर डेवलप करने के लिए अब क्या होगा हमारा स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, पी डी अपॉन 2t, सॉरी वो लिख दिया, पी डी अपॉन 2t हमारे यहाँ पर होगा। तो p की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, किसकी वैल्यू को, p की वैल्यू को, तो p की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, p बराबर के सिग्मा सी के 2t अपॉन के d, आपको यहाँ पर सिग्मा सी की वैल्यू दे रखी है 120 मल्टीप्लाई 2 इंटू टी 20 दे रखा है, अपॉन डी हमारा 1.5 मीटर है, यहाँ पर हो जाएगा 1.5 इंटू कितने mm में, ठीक है। तो 1.5 इंटू एक जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा हमारा एक जीरो, तो जीरो से ये वाली, ठीक है। यहाँ बचेगा 15, यहाँ पे बचेगा आपका 12 गुणा 4 बटे 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 चौक 16 बटे 5, तो 5 दिया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3.2 न्यूटन हमारा कितनी फोर्स लगेगा, 3.2 न्यूटन का हमारा फोर्स लगेगा, ठीक है। 3.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको यहाँ पर निकाल, चलिए तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या, धरन के ढलान स्लोप और विक्षेप डिफ्लेक्शन, विक्षेप डिफ्लेक्शन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। धरन के ढलान स्लोप तथा विक्षेप डिफ्लेक्शन को परिभाषित कीजिए, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारी कोई एक बीम है और इस बीम के ऊपर हमारा कोई लोड लग रहा है, सपोज दैट बीच में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा इसके अंदर, इसमें इस तरीके से हमारा डिफ्लेक्शन हमारे यहाँ पर हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन हो जाने के कारण लगने वाले लोड और यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस होती है मैक्सिमम, इसको वाई मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम इसको विस्थापन बोला जाता है, कि हमारे यहाँ से तक की जो दूरी होती है उसको विस्थापन बोलेंगे, और जहाँ पे मुड़ रहा है और यहाँ पे अगर हम कोई भी एक टेंजेंट लाइन खींच देते हैं, उसके बीच में बनने वाला जो कोण होगा उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, विक्षेप कोण, इसको यहाँ पर बोला जाता है, क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स को, विक्षेप कोण के नाम से इसको यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा विक्षेपण कोण को यहाँ पर स्टूडेंट जाना जाता है, तो उसके टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, एक कोण हमको देखने को मिल पाता है, यहाँ पे हमको एक कोण देखने को मिल पाता है, ये वाला क्या होगा हमारा विक्षेपण, ये हमारा कोई ए है, ये हमारा बी है, यहाँ पे हमारा सी है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा थीटा ए हमारा हो जाएगा थीटा बी, और थीटा सी हमारा यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, हमारा जीरो होगा, क्या होगा, जीरो हमको देखने को मिल पाएगा। तो ये यहाँ आपके विक्षेप, विस्थापन और विक्षेप, ठीक है, विस्थापन और विक्षेप आपको पॉइंट आउट करनी है। पूरे विस्तृत स्पैन पर एक समान वितरित भार वाले एक कैंटिलीवर के लिए अधिकतम ढलान तथा विक्षेप के लिए आकलन ज्ञात कीजिए। की बात कर सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक कैंटिलीवर बीम है
और इस कैंटिलीवर बीम पे हमारा पूरा यूडीएल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यूडीएल हमारे यहाँ पर लगा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिफ्लेक्शन बताना है और विक्षेप आपको बताना है, ठीक है, एंगल बताना है और वो बताना है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर, इसका विक्षेप बेसिकली किस तरीके से बनेगा, तो देखेंगे इसका विक्षेप के बारे में। तो जब हमारा कोई एक शाफ्ट है, उस शाफ्ट के पूरे ही धरन पर हमारा क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, पूरे धरन पर क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूले निकल कर आते हैं इसमें, तो ये हमारा आएगा इस तरीके, ठीक है। तो यूडीएल लगने के कारण इसमें क्या होगा, इस तरीके से हमारा यहाँ पर होगा, यहाँ पे यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो बेसिकली हमारी कितनी होने वाली होगी, 2/3 एक्सएल, ठीक है। एक्स बार हमारा कितना होगा, 2/3 कितना एल, बाई 3 इंटू के एल हमारे यहाँ पर होती है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे बात करेंगे इसका जो विक्षेप, ये तो हमारा हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे निकालेंगे विक्षेप के बारे में, तो विक्षेप हमारा कितना होगा, ठीक है, विक्षेप हमारे यहाँ पर कितना होगा, तो ये कर्व हमारा एक एंगल बनेगा यहाँ पर केवल, और बाकी का हमारा कर्व के रूप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज द सिग्मा मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम, डिफ्लेक्शन वो देखने को मिल पाता है। और ये क्या होता है, हमारा थीटा होता है, एंगल क्या होता है इसमें, यहाँ पे हमारा थीटा एंगल है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें यहाँ पे इसको किस तरीके से देखा जाएगा। तो अगर हमारे किसी पूरे ही धरन, हमारे कोई कैंटिलीवर बीम है, उस कैंटिलीवर बीम के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, यूडियल लोड हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा लोड लगा हुआ है, यूडियल लोड, तो डेट इज द डब्ल्यू, टू न्यूटन पर मीटर मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेट इज द, ठीक है। बी हमको यहाँ पे दे रखा है कितना, एल हमको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो इसका हमारा जो एरिया होता है वो कितना होगा, आधार इंटू के ऊंचाई बटे 3 होता है, ठीक है, आधार इंटू के ऊंचाई बटे 3, दैट इज द बी इंटू के एच बटे 3। अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा स्टूडेंट बी के बारे में, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, एल दे रखी है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, एल इंटू एच की बात करेंगे हाइट की, तो हाइट बेसिकली हमारा क्या होगा, लगने वाला लोड, लगने वाला लोड, तो डेट इज द डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू है पूरी डिस्टेंस, तो कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा इंटू एल बाई टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इंटू एल बाई टू, ठीक है, एल बाई टू। और नीचे क्या दे रखा है हमको, 3 दे रखा है, ये नीचे आ जाएगा हमारा 3। एरिया हमारा कितना निकल कर आएगा, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 3 दूनी 6, स्मॉल डब्ल्यू एल की पावर 3 और अपॉन कैपिटल 6, ठीक है स्वयं। अब बात करेंगे गुरुत्व केंद्र के जी से बी की दूरी, हमारा क्या होता है गुरुत्व केंद्र जी, और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है बी, ठीक है। तो यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 2/3 इंटू एक्स एल, तो गुरुत्व केंद्र के, तो दूरी की वैल्यू निकलेंगे, मतलब एक्स बार की वैल्यू निकले, तो एक्स बार हो जाएगा 2/3 इंटू के एल आपका हो जाएगा, ठीक है। एक्स बार क्या हो जाएगा, 3 बाय, एक्स बार क्या होगा आपका यहाँ पर 2/3 टू के एक्सएल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको निकालेंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको यहाँ पर इसका डिफ्लेक्शन फोर्स जो आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे कितना मिलने वाला होगा, वाई मैक्सिमम अगर बात करेंगे, वाई मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन, कैपिटल डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 8 ई आई आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। वाई मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी, और आपको जो थीटा बी मिलेगा, थीटा बी, थीटा बी की जो वैल्यू मिलेगी आपको स्टूडेंट यहाँ पर कितना मिलेगी, कैपिटल डब्ल्यू एल का स्क्वायर, कैपिटल डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन, ये मिलेगा आपको स्टूडेंट यहाँ पर 6 ई आई, कितना मिलेगा, 6 ई आई आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है, वाई मैक्सिमम और आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर जब लोड लग रहा है यूडीएल के कारण, तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे तो फिक्स है, यहाँ पे हमारा फ्री है, तो जब मोस्टली हमारा बैंड कैसे करेगा, इस तरीके से बैंड करेगा, तो ज्यादा डिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पे हमारा एक स्लोप बनेगा, तो थीटा बी के नाम से इसको यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, वाई मैक्सिमम निकालना है और थीटा बी की वैल्यू को फाइंड आउट आपको करना होगा, ठीक है। तो ये आपका सोल्व करना है इस तरीके से, कोई सा भी आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है कि किस तरीके से इसको यहाँ पर देखा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट।
चलिए ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस थे बेसिकली वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये सभी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो इस तरीके से आपका जो एग्जाम है बहुत अच्छे तरीके से चला जाएगा। और आई होप आप आज का ये लास्ट एग्जाम होगा, उसके बाद आपके एग्जाम फिनिश हो जाएंगे। सभी स्टूडेंट अपने पेपर में अच्छे करके आएंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस में। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।